तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सिलेबस क्या था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इसके रिगार्डिंग ही आज शुरू करते हैं कि थोड़ा कंटेंट जान लेते हैं कि आखिर इसमें कंटेंट है क्या। मतलब चलिए क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ कंटेंट भी आना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग हमने इसको थोड़ा सा कंटेंट इसको बनाया है और इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ए पॉइंट हमने तोड़ा है इसको कि साइलेंट फीचर सोसाइटी है ही क्या। तो इसमें एक आर एम मैकइवर है। इन्होंने एक अपने जो सोसाइटी का डेफिनेशन दिया हुआ है कि सोसाइटी इज चेंजिंग वेव ऑफ रिलेशंस सेंटर्ड अराउंड इंडिविजुअल्स। तो ये जो भी आपको सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आ रहा है, तो इसमें आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं विद द सेम नेम जो इन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है कि सोसाइटी एज एज अ चेंजिंग वेव ऑफ सोशल रिलेशंस सेंटर्ड अराउंड इंडिविजुअल्स। तो जो हमारा टॉपिक जो है कि फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इसके कुछ मेन फीचर्स जो हैं, तो मैंने इसे यहाँ पे 10 के लगभग में मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। बाकी और भी हो सकते हैं, बट जानने के लिए अभी 10 जानते हैं। फिर और आपके ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस और भी पॉइंट्स आएंगे तो हम ऐड करते रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कल्चरल डाइवर्सिटी। हम लोग क्या है ना, कल्चर किस किस टाइप का हो सकता है। रिलीजन हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, अपना जो क्लोथिंग स्टाइल्स जो है, ETC, ये सब बहुत अलग अलग टाइप की चीजें हो सकती हैं। तो कल्चरल जो डाइवर्सिटी की बात हो रही है, तो इसका एक एग्जांपल के लिए यूज कर सकते हैं कि हम लोग 1600 प्लस लैंग्वेज के लिए को हम यहाँ पे होम करते हैं। मतलब इंडिया में मोर देन 1600 प्लस लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं। तो एक तरीके से कल्चरल डाइवर्सिटी तो हुई। तो ये एक आपको पॉइंट हुआ, उसके रिगार्डिंग एक तरीके से उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग। एकोमोडेटिव सोसाइटी, ये दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है अपनी सोसाइटी के लिए कि एकोमोडेटिव है। कैसे? हमें बहुत सारे हम पे इन्वेजन हुए, हमें बहुत सारे हमारे साथ लोग मिले, कई सारे लोगों का जैसे कि कैसे बोलते हैं, कहीं से माइग्रेशन हुआ, कहीं से इन्वेजन हुआ, लेकिन हमने क्या है ना कि हमने अभी भी इसेंस ऑफ सोसाइटी, जो हमारा ओरिजिनल बीइंग एन इंडियन, जो हमारी जो इसेंस है, उसको हमने अब तक भी रिटेन किया हुआ है डिस्पाइट वेरियस इन्वेजन्स। इन सब के होने के बावजूद भी हम एकोमोडेटिव रहे हैं। सबको हमने एसिमिलेट तो किया ही है, लेकिन हमने अपनी ओरिजिनलिटी भी थोड़ी थोड़ी मेंटेन की हुई है। डिस्पाइट एसिमिलेटिंग मेनी थिंग्स, हमने कई सारी चीजें रिटेन भी की हुई हैं जो अपनी ओरिजिनल चीजें थी। ये सेकेंड पॉइंट था। रवीश भाई, तो हाँ, रवीश भाई सॉरी रवीश भाई सॉरी, एक सेकंड। कृपा भाई, ये जो PDF है ना, इसको एक बार इस वाले ग्रुप में डाल दीजिएगा, हाँ, क्योंकि ये मैंने कहीं शेयर कहीं कर इग्नोर हो दिया, जा मैंने रहा शेयर कर दिया अभी। अभी किया है शेयर। है। ओके हम्म, ओके, सॉरी रवीश भाई, कंटिन्यू प्लीज। हाँ ठीक है। जो थर्ड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी की, कि हम लोग सोसाइटी जो इंडियन सोसाइटी है तो मेनली पैट्रियार्कल बोलते हैं। और यहाँ जो रोल्स होते हैं, रोल्स बीइंग इन प्राइवेट रोल हो या पब्लिक रोल हो या फिर हाउस होल्ड हो या फिर वर्क प्लेस पे हो, कहीं ना कहीं हमारा रोल है ना कहीं हमें पैट्रियार्कल, एक तरीके से जेंडर बेस्ड हमारा डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है कि वर्क किस कैटेगराइजेशन पे बटेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जेंडर जो है, ये बहुत बहुत बड़ा एक रोल है। जिसके चलते हम क्या, अभी जो इंडियन सोसाइटी जो है मेनली मेल डोमिनेटेड बोलते हैं, कि यहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी भी परसिस्ट करती है और मेल डोमिनेटेड है। क्यों? क्योंकि देखिए, तो आप वर्क लेबर फॉर पार्टिसिपेशन देखिए, या फिर आप स्टेम में औरतों का नंबर देखिए, या फिर एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट में नंबर देखिए, तो हर जगह ही है ना, जो फीमेल है वो कहीं ना कहीं पीछे है। मतलब मेल से एटलीस्ट तो पीछे ही है। तो एक ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अपनी सोसाइटी होगी। फिर क्या है, इंडियन सोसाइटी क्या बोलते हैं यहाँ पे कि बाबाओं का देश, मुल्लाओं का देश, अलग अलग चर्चों का देश, ये सब बहुत सारी चीजें बात की जाती है ना। तो कहीं हमारे पास कई सारे रिलीजन है कि अभी जैसे आपने कुंभ में देखा होगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या अखाड़ा है। अभी आपने देखा होगा कि हज के लिए कि लोग कहाँ कहाँ से जाते हैं। या फिर हम सपोर्ट भी करते हैं, एक तरीके से उसको देते हैं ना, हज सब्सिडी देते हैं। या चर्चेज को कैसे हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से क्या बोलते हैं कि कोई एग्जिस्टेंस है हमारा, किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन के प्रति हम लोग ज्यादा फेवरेबल नहीं है। हम हर किसी को हमने इक्वली असेमिलेट किया हुआ है और सबको इक्वल इंडिपेंडेंस दी गई है कि आप विथ टॉलरेंस, वी आर टॉलरेंट टू ऑल द रिलीजन्स। आप जो रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रैक्टिस करिए, बट वही जो फंडामेंटल राइट्स में जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, कि सोशल ऑर्डर ना बिगाड़े, आप सोशल हार्मनी ना बिगाड़े, एक्सेप्ट दैट आप कोई भी रिलीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबको अपने अपने अलाउ किया हुआ है। वो सिख हो सकते हैं, वो जैन हो सकते हैं, वो कोई भी बुद्ध हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो एक चौथा कैरेक्टरिस्टिक जो सोसाइटी का था, इंडियन सोसाइटी का, ये है।
फिर हम क्या है ना, स्पिरिचुअल सोसाइटीज हैं बहुत। कैसे? हमारे जो भी काम जो होते हैं, बहुत सारी चीजों में आप देखते हो ना, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके जैसे गांगुली, सौरभ गांगुली जो थे, उनके बारे में क्या बोला जाता था कि क्रिकेट खेलने जाते थे ना, तो बहुत सारे वो माला पहनते थे, या फिर बहुत सारे भगवान के मंदिरों में मिल के आते थे। उससे उनके परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता था वो तो भगवान ही जाने। लेकिन कहीं ना कहीं उनका क्रिकेट, जो कि डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन था, लेकिन स्टिल दैट शेप्ड हिज, कि आपको क्रिकेट खेलने जाना है, उससे पहले इस भगवान को याद कर लो, या इस माला को पहन लो। या फिर हर कोई कुछ अच्छा काम करने जाता है तो कोई ना कोई एक हल्का सा प्रेयर याद करके जाता है, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ लेगा, या कोई हल्की सी नमाज पढ़ लेगा। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं आप, जैसे कि आप पढ़ने भी जाते हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, तो एक थोड़ी सी प्रार्थना करके जाते हैं कहीं ना कहीं, जो शुरू में प्रेयर जो होता है। तो हमारे जो सोसाइटी है, हमारे जो डेली लाइफ की चीजें हैं, इसको भी कहीं ना कहीं रिलीजन हमें शेप करता है। जो रिलीजन जो है हमारे वैल्यूज और डेली लाइफ की चीजों को शेप करता है। फिर छठा पॉइंट क्या था, कि इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म का कोई एग्जिस्टेंस है। कैसे? अभी आपने एक देखा होगा कि एक एक मैंने देखा था, पॉडकास्ट देखा था, उसमें अनु कपूर जी आते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे घर में मैं हिंदू हूँ, मेरी वाइफ मुस्लिम है, मेरे बच्चे कुछ क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं, कुछ एक बच्चा मेरा पठान बोलता है, खुद लगाता है, एक सिंह लगाता है। तो इस तरीके से क्या है कि एक तो क्या था कि आप एक फैमिली में रह रहे हैं, वो क्या क्या है कि कलेक्टिविटी है आपकी, उस फैमिली में एक साथ रह रहे हैं। पर इंडिविजुअल फ्रीडम की भी तो बात दी जा रही है ना, कि आप पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं तो पढ़ करिए। एक और एग्जांपल कैसे, जैसे पढ़ाई में होता है कि अलग अलग बच्चे घर में होंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट लेना चाहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट लेने की आजादी है ना। ऐसा थोड़ी है कि लड़की है तो घर में ही काम करेगी, लड़का है तो बाहर ही काम करेगा। आज क्या हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम को हम देते हैं, हाँ कलेक्टिविटी क्या है, हम सोशल जो नॉर्म्स हैं, कि हाँ सोशल नॉर्म्स कैसे, कलेक्टिविज्म कैसे है, कि जैसे कि आप किसी एक रूल से बंधे हुए हैं। जैसे कि आप जैसे शादी का ही है, शादी का ही देखिएगा आप, तो जनरली प्रेफर क्या क्या किया जाता है, कि मेल फीमेल वाला प्रेफर किया जाता है। तो सोशल नॉर्म्स क्या होता है कि किसी को गाली गलौज नहीं करनी है, बड़ों की इज्जत करनी है। तो ये कलेक्टिव रूल वैल्यूज है ना हमारी, कि ये ऐसा ऐसा फॉलो करो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इंडिविजुअल फ्रीडम भी दी जाती है। किस फॉर्म में? आप अपनी तरीके की पढ़ाई करिए, अपनी तरीके की आप रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, अपने तरीके की आप जो भी वैल्यूज आप रखना चाहते हैं। जैसे ये है वेजिटेरियनिज्म है, नॉन वेज है, ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ही तो है आपकी, कि एक ही घर में कोई वेज खा रहा है, कोई नॉन वेज खा रहा है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम की तो बात हो रही है। कलेक्टिविटी क्या है, कि आप हाँ इस पार्टिकुलर भोजन इस महीने में आप, जैसे इस लोग बोलते हैं कि सावन में आप खाते नहीं है, सावन वाली बात आती है ना, कि सावन में हम नॉन वेज नहीं खाते। वो क्या, एक कलेक्टिव वैल्यूज थी, सोसाइटी ने बनाया कि चलो इस महीने हम नहीं खाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग को इंडिविजुअल फ्रीडम है कि आप ये फॉलो करिए, ये फॉलो करिए। तो हमारे पास ये दोनों का कोएग्जिस्टेंस है, कि हम इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों वैल्यूज को हम रेस्पेक्ट करते हैं। फिर सातवां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंडियन सोसाइटी का डिफाइनिंग फीचर जो है ना, कि सोसाइटी में कास्ट सिस्टम एक रिजिड हायरार्की, एक रिजिड सोशल हायरार्की जो परसिस्ट करती है, जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर को, जो बहुत हद तक हमारे जो इंटरेक्शन होगा सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं तरीके से सेव करती है। कैसे? जैसे वो बोलते हैं ना कि कहाँ खाना खाना है, किसके साथ बैठे खा सकते हैं, किसके साथ शादी कर सकते हैं, हर एक चीज में आपकी आपकी हर एक चीज को आपको वो कर रहा है ना, अफेक्ट कर रहा है। जैसे मैरिज है, ये आपकी चाहते हैं कि आप लोग सेम कास्ट में हो। आप जो भोजन भोजन जो होता है, फूड हैबिट्स, या कौन ये होता है, फूड होगा ड्रिंकिंग के लिए होगा, या फिर हैबिटेट जो होगा, जो जो रेसिडेंशियल जो प्लेसेज होते हैं, वो भी आप देखा होगा ना आपने, कि कुछ पार्टिकुलर कास्ट के घर एक आसपास होंगे, कुछ के दूर दूर होंगे, या फिर कुछ आउटस्कर्ट्स पे रहेंगे। तो ये कास्ट सिस्टम ने, देखिए आपको कितनी सारी चीज़ों को, हमारे सोसाइटी के बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर है। कैसे? वो बहुत सारी अपने जो वैल्यूज हैं, बहुत सारे यहाँ पे नॉर्म्स हैं, बहुत सारे जो जो चीज़ें हैं ये सोसाइटी की, इन चीज़ को ये शेप कर रहा है। फिर एक जो सोसाइटी में एक और चीज़ क्या है, कि इंडिया जो एक बोला जाता है कि इंडिया में जॉइंट फैमिली जो सिस्टम है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीवैलेंट है। और ये मेरे हिसाब से अभी जो है, मोस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर नंबर वाइज देखा जाए तो शायद हमारे यहाँ अभी भी फॉलो किया जा रहा है जॉइंट फैमिली सिस्टम। जो बोलते हैं ना कि जनरेशनल, एक एक साथ 7 जनरेशन, 6 जनरेशन, 5 जनरेशन के लोग रह रहे हैं, ये शायद बहुत अलग कंट्रीज में है नहीं। और इंडिया के एक यूनिक फीचर है, जहाँ जनरेशन एक साथ लिव करती है। और यही बड़ा रीजन है जिसके चलते जो ओल्ड एज केयर जो है, जो हमारे यहाँ बेहतर है, rather देन कि कहीं वो बाहर भटके या फिर बाहर मजबूर हो रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं कुरीतियां हैं, लेकिन
अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम ये है कि जो ओल्ड एज लोगों का अच्छा सा देखभाल हो रहा है, या फिर नई जनरेशन जो हो रही है उनका जो सोशलाइजेशन हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो ये हमारा एक यूनिक फीचर है जो अदर देन अदर कंट्रीज से, अदर स्टेट से अपना बेहतर है। फिर फैमिली वैल्यूज हैं कि जैसे ये क्या था कि रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, यही जो कलेक्टिव वैल्यूज की बात हो रही थी ना, एक हद तक यहाँ और ये वाला लगभग 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 सिमिलर मान सकते हैं। ये फैमिली वैल्यूज हुई या फिर सोशल वैल्यूज हुई, ये कहीं ना कहीं कोएग्जिस्टेंस है। तो एक ये भी पार्ट है। एक और 10वां जो पॉइंट मैंने इसमें नोटिस किया हुआ है कि कोएग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है कैसे, जो आप दवा खाते हैं, जैसे कोरोना का समय था तो क्या बोलते थे कि आप एलोपैथी दवा खाइए लेकिन योगा योगा भी करिए। खाने में क्या बोलते हैं कि सुबह आप ये खाइए, शाम को ये खाइए, ऐसा। तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कुछ ट्रेडिशनल फूड होगा। सुबह कैसे कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, वो कहाँ था, अपने अपने थोड़ी था। शाम को दोपहर में देखेंगे तो चावल दाल खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा ट्रेडिशन था। तो इस तरीके से हमारे पास कोई एग्जिस्टेंस आ रहा है। या फिर पढ़ाई में भी देखिए, पढ़ाई में भी क्या होगा कि कुछ हम हमारे सिलेबस में, जैसे अभी भी हम बात करते हैं ना कि सिलेबस का कुछ पार्ट गीता को डेडिकेटेड है, या फिर रामायण है, कुछ स्टोरीज स्टोरेज भी हमारे सिलेबस में। लेकिन एट द सेम टाइम हम इसरो की साइंस एंड टेक, नासा की साइंस एंड टेक, ये सब चीज़ों को भी तो बढ़ावा दे रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं, कोएक्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशन भी है कि हम पुरानी चीज़ों को भी ध्यान देंगे, और मॉडर्निटी जो है, जो मॉडर्न चीज़ें हैं, उसको भी इनकलकेट करके हमने इस तरीके से हमारी सोसाइटी, एक इन जनरल जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो है सोसाइटी, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर कैन बी मेनी मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, बट ये मैंने 10 एक ओवरव्यू दिया है कि 10 हो सकते हैं ऑलमोस्ट। इसमें आप चाहिए तो और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने आपको पीडीएफ शेयर कर ही दिया है, तो आप चाहें तो और भी इसमें ऐड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। बाकी ओवरऑल 10 पॉइंट्स शुड सफाइस। इसके अलावा जो, रवीश भाई, हाँ हाँ, इस टॉपिक में अगर इफ यू अलाउ आई मे ऐड सम वैल्यू। हाँ ठीक है प्लीज। तो अभी जो रवीश भाई आपको बता रहे थे कि जो हमारे मतलब सिलेबस में आप पॉइंट देंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये सबसे पहला पॉइंट है इंडियन सोसाइटी के। तो अभी हम समझने का कोशिश कर रहे हैं किसी भी चीज को अगर समझना है। जैसे हम इंडियन सोसाइटी को अगर समझ रहे हैं तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं, जितना अभी रवीश भाई ने आपको बताया। इसके अलावा कुछ फीचर्स, जैसे सोसाइटी क्या है ना, इवॉल्व करती है हमेशा। आप 19 सेंचुरी से देखेंगे अब तक तो काफी सोसाइटी इवॉल्व कर चुकी है, जिसकी वजह से कई सारे फीचर्स और ऐड हो चुके हैं हमारी सोसाइटी में, जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ सकता है। तो फिर आप अगर नोटबुक रखे हो तो उसको लिखते चलिए। एक फीचर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मैं, कॉस्मोपॉलिटनिज्म। अभी क्या होता है कि पहले जैसे रवि भाई ने बताया कि बने होते हैं घर, कि कहाँ कौन रह सकता है, कहाँ कौन नहीं रह सकता है, टोला बने होते हैं, मोहल्ले बने होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो कॉस्मोपॉलिटन फीचर्स हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं। कॉस्मो वर्ड ग्रीक वर्ड से आता है, इसका मतलब होता है वर्ल्ड। और पोलाइट्स मतलब होता है सिटीजन, तो इसका लिटरल मीनिंग होता है सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये ग्लोबलाइजेशन का आफ्टर इफेक्ट है। इसका मतलब होता है कि ऑल ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू ए सिंगल मॉरल कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ रेस, रीजन, नेशनैलिटी और कल्चर। अभी जब हम अपने बड़े बड़े शहर देखेंगे, तो वहां पे से दिल्ली देखिए, मुंबई देखिए, तो दिल्ली और मुंबई में केवल कोई एक एथनिसिटी या एक रेस, एक लैंग्वेज के लोग, एक रिलीजन के लोग नहीं रहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन नेचर हमारे समाज का बन रहा है। अब इस पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डू यू एग्री दैट इंडियन सोसाइटी इज गेटिंग मेटामॉर्फ्ड इनटू कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी, एग्री और नॉट एग्री एग्जांपल्स। तो इस पे आप इस पे खुद से सर्च करके इसको लिख सकते हैं। दूसरा फीचर जो मतलब इवॉल्व हो रहा है इंडियन सोसाइटी में, जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कल्चरल लैग एक फेनोमेना है। ये दूसरा आप कीवर्ड लिखिए, कल्चरल लैग। कल्चरल लैग का मतलब होता है रिजिड और स्लो इन चेंजिंग ऑफ कोर वैल्यूज कंपेयर टू पेरिफेरल वैल्यूज। कुछ ऐसी वैल्यूज हमारी हैं जो बहुत रिजिड हैं, जो चेंज नहीं हो सकती हैं, या जो बहुत साल लगेंगे जिनको चेंज होने में। कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो जल्दी चेंज हो जाती हैं। जैसे कि जो कास्टिज्म ही है, अभी कास्टिज्म की बात हुई है, तो कुछ पॉकेट्स ऑफ इंडिया में ये चेंज हो रहा है, लेकिन कहीं पे इसको बहुत टाइम लगेगा चेंज होने में। तो एक कल्चरल लैग लिख सकते हैं। कहीं भी अगर फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी या इवॉल्विंग नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी पूछे, तो आप कॉस्मोपॉलिटनिज्म लिख सकते हैं, कल्चरल लैग लिख सकते हैं। तीसरा एक हो सकता है कोएग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी, जो अभी रवीश भाई ने बताया। इसका एग्जांपल और मैं दे सकता हूँ कि मैरिज ही आप देखो, पहले जब शादियां होती थी तो प्योर वैदिक रिचुअल फॉलो होता था उसमें, ठीक है। और जो प्योर 7 फेरे और जो सप्तवचन, तो ये कन्यादान, ये सब प्योर वैदिक रिचुअल है। लेकिन उसमें कई सारी चीजें हम ना लेके आ रहे हैं, जैसे मेहंदी का कार्यक्रम, एंगेजमेंट का कार्यक्रम,
या फिर शादियों में केक का काटा जाना, तो कहीं कहीं पे हम लोग इस्लामिक ट्रेडिशन से, कहीं कहीं पे हम लोग इंग्लिश ट्रेडिशन से, यूरोपियन ट्रेडिशन से चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं। तो को एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारा ट्रेडिशन भी, अभी देखो कि कोई अगर मांगलिक है तो उसका पेड़ से शादी करवाते हैं। ये कितना पुराना ट्रेडिशन, लेकिन अभी तक फॉलो हो रहा है। तो एक कोएग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी, एक हमारे इंडियन सोसाइटी का फीचर ये भी है जो अब दिख रहा है हमें। एक चौथा कीवर्ड लिखिए, कॉलोनियल मेंटालिटी, जो अभी कंटिन्यू हो रही है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे गिवन अप। देखिए हमारी सोसाइटी का जो नेचर है ना, उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कॉलोनियल मेंटालिटी ने या फिर ब्रिटिश राज ने भी किया है। जैसे अभी मद्रास हाई कोर्ट की सिटिंग जज थे, तो तमिलनाडु के एक क्लब में उनको एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि वो ट्रेडिशनल इंडियन वियर पहने हुए थे। आपने सुना होगा निरत्पल मृणाल नाम के एक बहुत बड़े राइटर हैं हिंदी के, वो गमछा लिए हुए थे, तो इसलिए उनको एक रेस्टोरेंट में घुसने नहीं दिया, क्योंकि दे वर फॉलोइंग ए सर्टेन आउटफिट रूल। तो ये ट्रेडिशनल मेंटालिटी है। अभी देखिए हमारा ब्रांड पीटर इंग्लैंड, एक ब्रांड आपने सुना होगा, वो है इंडिया का ब्रांड, लेकिन नाम उसका पीटर इंग्लैंड है। क्यों? क्योंकि लगता है कि इंग्लैंड की क्वालिटी इंडिया की क्वालिटी से बेहतर होगी, या फिर बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत अर्बन एरिया के लोग इस नाम से अट्रैक्ट होंगे। वाई? बिकॉज वी आर हैविंग ए कॉलोनियल मेंटेलिटी। अभी भी हमारे वेस्टर्न एलोपैथिक सिस्टम को आयुर्वेदा से ज्यादा महत्व दिया जाता है, बिकॉज ऑफ कॉलोनियल मेंटालिटी। कहीं कहीं पे हम लोग ये मेंटालिटी छोड़ भी रहे हैं। ये भी एक है कि हम इवॉल्व कैसे कर रहे हैं। जैसे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मतलब कहीं भी कोट कर दीजिएगा। अभी बुद्धिस्ट सर्किट बन रहा है, रामायण सर्किट बन रहा है टूरिस्ट वगैरह का। ठीक है, तो ये एक अगला कीवर्ड लिखिए, फिफ्थ कीवर्ड, मोजाइक मॉडल। ठीक है, मेल्टिंग, आप दो कीवर्ड पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉट मॉडल एंड सलाद बॉल मॉडल। दोनों के ब्लेंड को मोजाइक मॉडल कहते हैं। इसको लिख लीजिए, इस पे सर्च करके इस पे अपना नोट्स बनाइएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बता ही दिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बता ही दिया, पेट्रियार्की बता ही दिया। तो ये मुझे अपनी तरफ से ऐड करना था। और जो कास्ट सिस्टम का बताया है रवीश भाई ने, इस पे आपका अलग से नोट्स होना चाहिए। तो ये फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी यहाँ पे कंप्लीट होता है। हाँ सर, आगे चलिए। हम्म। ठीक है। कल्चरल लैग का, चलिए मान लीजिए थोड़ा सा, कल्चरल लैग एक टेक्निकल वर्ड है, लेकिन इसका मतलब यही था कि आदमी है ना, कोई भी इंसान है या फिर कोई भी सोसाइटी है ना, दो एस्पेक्ट पे बढ़ती है। एक तो मटेरियल और एक सोच, मतलब जो एक स्पिरिचुअल लेवल पे। तो जैसे शादी की बात हो रही है, तो शादी क्या होता है कि आपने इंडिपेंडेंस दे दिया उसको कि हाँ भाई, तुम्हें जिससे शादी करना है, तुमने इंटरकास्ट करना है या फिर कुछ भी करना है, ठीक है, लेकिन कुछ रिचुअलाइजेशन हो रहा है ना। तो कहीं रिचुअलाइजेशन हो रहा है, कैसे सात फेरे के बिना शादी मानी नहीं जा रही है। एक एक्सपेक्ट पे क्या हुआ कि हमने मटेरियल एस्पेक्ट तो उसको अलाउ कर दिया, पर अभी भी रिचुअल एस्पेक्ट पे अभी भी उसको हम फॉलो करते हैं। एक तरीके से कल्चरल लैग, मतलब कि दो एस्पेक्ट पे हमें बढ़ना था, बराबर बढ़ना था, लेकिन वो मटेरियल एस्पेक्ट पे हम लोग बढ़ गए, लेकिन हम कल्चरल या फिर जो रिलीजियस एस्पेक्ट था उसमें हम बढ़ नहीं पाए। तो इसी को लैग को कल्चरल लैग बोलते हैं। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू, कुछ पॉइंट्स और ऐड हो गए। तो चलिए, दूसरा जो इसका सिलेबस का जो पॉइंटर था कि डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो डाइवर्सिटी जो आपने अलग अलग सोसाइटी का देख लिया आपने, सोसाइटी का जो ये जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इसका डाइवर्सिटी देखते हैं कि इंडिया इज द डाइवर्स कंट्री, आपको पता ही होगा। तो इसमें है ना, डॉक्टर राधाकृष्णन जो है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका एक लाइन आप याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए, और ये लिखिए, इसमें एग्जाम में हमेशा लिख सकते हैं आप, कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज नॉट ए कंट्री, इट इज सब कॉन्टिनेंट ऑफ नेशनलिटीज, अ म्यूजियम ऑफ टंग्स एंड लेबोरेटरी ऑफ रिलीजन्स। ये आप याद कर सकते हैं, तो याद करिए। बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है कि हम एक पर्टिकुलर एक नेशन नहीं है, एक कंट्री नहीं है, हम सब कॉन्टिनेंट है नेशनलिटीज की। हम म्यूजियम ऑफ टंग्स है, मतलब कि कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कई सारे रिलीजन फॉलो किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप एक लाइन आप याद कर सकते हैं चाहे तो। फिर हमारे लिए यूज किया था सैलेड बॉल मॉडल। इसमें क्या होता है, जैसे सैलेड में होता है ना कि एक ही बॉल में कई सारी चीजें, सब्जियां डाली जाती हैं, जैसे ककम्बर भी रहेगा, ऑनियन भी रहेगा, रेडिश भी रहेगा, हर एक चीजें रहती हैं। तो वैसे ही हमारी सोसाइटी में है ना, अलग अलग जो इंडिया में है, अलग अलग चीजें, मतलब अलग अलग टाइप के लोग बैठे हुए हैं। जैसे कि आप जैसे नॉर्थ साउथ में भी देख लीजिए, तो कपड़े पहनाव का देखिए, या बोली का देख लीजिए, या फिर रिलीजन फॉलो का करने का देख लीजिए, या फिर दिन के मतलब पढ़ाई के स्तर का देख लीजिए। तो अलग अलग चीजों पे डाइवर्सिटी है ना। तो इसलिए बोलते हैं इसको, सैलेड बॉल मॉडल बोलते हैं। और एक और लाइन आप चाहें तो कभी कहीं भी यूज कर सकते हैं कि इंडिया का जो जो हम डाइवर्सिटी की जिसकी बात करते हैं ना, इसके लिए एक लाइन यूज की जाती है कि कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे वाणी। मतलब कि हम लोग देखिए कि डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है, कि हम लोग चार कोस, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं हुआ, चार कोस मतलब ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की बात हो रही है। इतने दूर में ही हम लोग मतलब वाणी मतलब भाषा, लैंग्वेज, इज लैंग्वेज, अगर
ये डाइवर्सिटी है, ये लेवल की बात हो रही है कि 10 किलोमीटर पे भी हमारा लैंग्वेज बदल जा रहा है कहीं ना कहीं। तो ये डाइवर्सिटी के लिए एक डायलॉग मतलब तीन है, ये आप चाहें जैसे चाहें आप यूज कर सकते हैं, या किसी भी क्वेश्चन में आप अलग अलग चीज़ों पे यूज कर सकते हैं। एक और चीज़ है बोली जाती है कि एक और लाइन ये यूज कर सकते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी डिफाइंस इंडिया नेशनल कैरेक्टर। ये देखिए, ये चारों पांचों जो लाइनें थी ना, ये कोई मतलब नहीं है, ये बस आप याद करिए। अब कहीं ना कुछ स्प्रिंकल करिए जब भी आप आंसर लिख रहे हो डाइवर्सिटी पे, तो ये कहीं कहीं आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जो असली कंटेंट जब शुरू होना है डाइवर्सिटी में है क्या। आखिर हम बोलते हैं इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, लेकिन डाइवर्सिटी किस किस फॉर्म में है या किस किस एस्पेक्ट में है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। ये जब भी आप क्वेश्चन बनाए ना, तो इंडिया का चाहे तो आप क्वेश्चन में ये मैप आप लोग हमेशा यूज करें। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसमें क्या है कि हम फॉरेस्ट भी हमारे पास डेजर्ट भी है, हमारे पास हिमालय भी है, हमारे पास कोस्ट लाइन भी है, हमारे पास गल्फ भी है, सब कुछ है सब कुछ। तो ये चीज आप मैप से एक बार दिखाई दीजिएगा ना, तो आपको दिखने में अच्छा दिखेगा। फिर अगला क्या है, रिलीजियस डाइवर्सिटी। इसमें आपको परसेंटेज याद होना चाहिए। इसमें जैसे आप परसेंटेज कोट करते हैं ना, थोड़ा सा वैल्यू ऐड करते हैं आप उसको, या फिर कोरोबोरेट करते हैं अपने स्टेटमेंट को कि हाँ हमें कुछ, ठीक है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये तो सबको पता है, लेकिन उसमें परसेंटेज डाल देते हैं, थोड़ा बेहतर लगता है, थोड़ा देखने में या फिर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये सेकंड जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, तो यही इंडिया इज होम टू हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, ये सब सभी के लिए। तो सब परसेंटेज का डेटा याद रख सकते हैं। फिर लैंग्वेजेस क्या था, ऊपर क्या हमने पढ़ा था कि 1600 प्लस था, लेकिन आइडेंटिफाइड उसमें, जो उसमें आइडेंटिफाई या फिर जिसको समझ लीजिए कि जिसको समझा जा चुका हो या फिर जिसको एक तरीके से कुछ रिकग्निशन मिला हो, वो 780 के आसपास में है। और ये जो राधा कृष्णन जी की लाइन थी ना, म्यूजियम ऑफ लैंग्वेजेज, ये देखिए मैंने बोला था ना कि उसको कहीं यूज करना है, तो यहाँ पे यूज करिए उस चीज को, म्यूजियम ऑफ लैंग्वेजेज में यहाँ पर डालिए। फिर कल्चरल डाइवर्सिटी, अगला क्या है, कल्चर के लेवल पर डाइवर्सिटी है। तो अपन क्या बोलते हैं ना कि हम लोग मोस्ट प्लूरल, अब मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। प्लूरलिटी इन द सेंस कैसे है कि हमने रिलीजन देखा होगा ना आपने, रिलीजन के लेवल पे कितना सारा दे रखा है हमने फ्रीडम, अलग अलग रिलीजन फॉलो करिए। इससे भी पेट नहीं भरता है तो सेक्ट फॉलो करिए। फिर ये भी नहीं होता है तो सेक्ट और कल्ट पे फॉलो करिए। ये भी नहीं करना तो नास्तिक रहिए। एस्थेटिक सबको अलाउ कर रखा है ना हमने, सबको एक तरीके से एक प्लूरल सोसाइटी हमने दे रखा है, मल्टी कल्चरल। ये कैसे, आप अलग अलग जो ड्रेस के पहनावे देखिए, या फिर जो आपका फूड की हैबिट देखिए, ये सब सारी चीजें कितनी अलग अलग है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमने एक कल्चर में डाइवर्सिटी, कल्चर के लेवल पर डाइवर्सिटी। कल्चर में आता क्या है, रिलीजन आता है आपका, फूड आता है, लैंग्वेज आता है, ये सब चीजें आती हैं लैंग्वेज कल्चर में। फिर अगला क्या है, कास्ट के लेवल पर डाइवर्सिटी है। तो आपने वो जब भी ये कास्ट वस्ट है ना, तो आप ये वर्ना है एक्चुअली, तो ये तो चार तो वर्ना की बात हो रही है, लेकिन ये मॉडल आप बना दीजिएगा तो थोड़ा बेहतर लगता है देखने में। और इसके बारे में बताइए कि रिजिड है ये बहुत, और ये बाय बर्थ डिसाइड होता है, और सोशल हायरार्की है कैसे, ये सोशल हायरार्की है, इससे आपका है ना बहुत सारी चीजें आपके डिफर करेंगी। आपके रेसिडेंस कहाँ होगा ये आपका डिपेंड करेगा, आप किसके साथ खाना पीना खा सकते हैं, किसके साथ बैठ उठ सकते हैं, किसके लिए उपनयन संस्कार अलाउड है, किसके साथ मैरिज कर सकते हैं। ये सब लेवल पर डाइवर्सिटी है ना, ये अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग रूल्स बना रखे हैं। तो ये है एक डाइवर्सिटी। और फिर एक रेस के लेवल पे है कि, और इसमें भी हम ये जो थोड़ी देर पहले हमारे सुमित भाई ने बताया कि मोजेक मॉडल बताया उसमें, तो उसी टाइप से एक मेल्टिंग पॉट है। इसमें क्या हुआ कि हमने अलग अलग जगह से हमने लोगों को उठाया, और एक तरीके से हमने उनको असेमिलेट किया हुआ है, और हमने विदाउट, एक बोलते हैं ना विदाउट इम्पोजिशन ऑफ वन कल्चर, हमने सबको अलाउ किया है कि आप अपने हिसाब से रहिए। रेसेस, ट्राइब्स, जो नॉर्मल पीपल जो रह रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम पीपल रह रहे हैं, ये सब रह रहे हैं ना, ये सब एक साथ रह रहे हैं। ये क्यों, क्योंकि हमने सबको एक अलाउ किया हुआ है, एक इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, या फिर उनके पास एक फ्रीडम है कि आप अपने तरीके से डाइवर्सिटी को फॉलो करिए। तो ये हमारे पॉइंट्स थे, वेरियस वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। ये 6 पॉइंट हैं, किस किस टाइप के हैं भी आप इसमें, इसको आप नोट कर सकते हैं। भाई किसी को कुछ ऐड करना है तो बता सकते हैं। अ, ठीक है, मतलब सारे डाइवर्सिटी के पॉइंट लगभग कवर ही हो गए हैं। एक दो मतलब मैं कोट बता देता हूँ। हाँ, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी भी ऐड कर सकते हैं आप, बिल्कुल सारे पॉलिटिकल हाँ आइडियोलॉजीज यहाँ पे, राइट विंग, सेंटर, लेफ्ट विंग, कम्युनिज्म, तो सारे हैं। तो एक दो कोट मैं बता देता हूँ, चाहे आप इंट्रो में यूज कर लीजिएगा, चाहे आप कंक्लूजन में यूज कर लीजिएगा। अब्दुल कलाम को एक बार एक किसी फंक्शन में दिया जलाने के लिए कहा गया, तो ही सेड कि उनका आप कोट में यूज कर सकते हैं कि आई एम ए मुस्लिम, आई लिट ए हिंदूज लैम्प यूजिंग ए क्रिश्चियन कैंडल, दिस इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया।
तो अगर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये यूज कर सकते हैं। एक और लाइन बहुत फेमस है कि इंडियन यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज स्पेशल एज इट प्रमोट्स यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी विदाउट डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये एक लाइन ये यूज कर सकते हैं, चाहे आप उसमें यूज कीजिए चाहे आप कंक्लूजन में यूज कीजिए। बाकी तो सब कुछ रवीश भाई ने अच्छे से कवर कर ही लिया है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे। हाँ, राइट है, सेंटर है, ग्रीन पॉलिटिक्स है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, कुछ लोग इको पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिकल टॉलरेंस है, गवर्नेंस के कई सारे पर्सपेक्टिव है, जैसे कि कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, वेलफेयर स्टेट का भी आइडिया है। तो ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रईस ठीक है। इसके बाद क्या है कि चलिए, हमारे ऊपर डाइवर्सिटी तो है, लेकिन हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि हमारी यूनिटी होनी चाहिए। अगर इतनी डाइवर्सिटी के साथ तो बोलते हैं ना कि बर्तन 5 बर्तन एक साथ रखोगे तो आवाज करते हैं, लेकिन हमारी ये इतनी डाइवर्स कंट्री होने के बावजूद भी हमने कैसे इसको यूनिटी रख रखा है, और यूनिटी के क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये हमें ये देखने पड़ेंगे कि आखिर हमने यूनाइटेड कैसे रख रखा है इतनी बड़ी कंट्री को, जो हमने यूनिटी में अब तक बांध के रखा हुआ है। कहीं अभी डिसोसिएशन या फिर बहुत सारे बहुत हाई लेवल पे तो कहीं हमने देखा नहीं है कुछ प्रोटेस्ट वगैरह इस टाइप का। और ये डाइवर्सिटी इतने होने के बावजूद हमारे पास यूनिटी कैसे है? तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? ज्योग्राफिकल फैक्टर। एक तो पहले हमने क्या कर रखा है ना कि एक तो फिजिकल बाउंड्रीज सभी स्टेट्स की दे रखी है, जैसे हमने स्टेट से बांध रखा है हर किसी को, और उसको नॉट अलाउड टू डिसोसिएट। वो यूएसए वाले सीन नहीं है कि हमने सबको हमने बोल रखा है कि एक सेंटर रहेगा, ये सबके केयर करेगा, लेकिन किसी को हटने का आजादी नहीं है। एक तरीके से एक ज्योग्राफिकल जो फैक्टर है ये बहुत बड़ा चीज है, वरना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है ना अपनी, वो बहुत डिसिपेट हो सकती थी, क्योंकि हर एक स्टेट कल होकर अपना अलग स्टेट मांगने लगेगा कि हमें अलग कंट्री बनाओ। जैसे अभी द्रविड़ लैंड की बात होती है ना, या फिर गोरखा लैंड की बात होती है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में अलग स्टेट या कंट्री बनाने की बात होती है। तो ये इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, और फिजिकल बाउंड्रीज जिसको घेर रखी है। अब प्लस हमने अलाउ नहीं किया हुआ है कि आप नॉट अलाउड टू डिसोसिएट, एक ये है। ठीक है। फिर अगला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी जो है ना, इसमें क्या है ना, सिंगल सिटीजनशिप है। एक तो पहले सिंगल सिटीजनशिप का आर्गुमेंट यही है, जस्ट टू प्रमोट और एंड फोस्टर यूनिटी अमंग इंडियंस। ये सिंगल सिटीजनशिप सबसे पहला इसका आर्गुमेंट यही है कि हमने सिंगल सिटीजनशिप लिया इसलिए ताकि यूनिटी बनी रहे। फिर फंडामेंटल जो राइट्स हैं अप्लाई टू ऑल, कैसे? इससे है ना किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, या फिर हमारे साथ कुछ अलग तरीके से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इन सब चीजों को प्रोटेक्ट आप जैसे ही करते हैं ना, तो भले कितने भी लोग डाइवर्स हो, हमेशा यूनाइटेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि ठीक है, हमारा मुखिया भले ही एक है, लेकिन हम सबकी देखभाल रखता है। तो इस तरीके से हमने एक यूनिटी हमने मेंटेन कर रखी। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन, एक जो हमारी बुक है, होली बुक, इसने हमें इस तरीके से हमें बांध के रख रखा है। फिर इंटरस्टेट मोबिलिटी, एक ये भी है कि जब आप एक स्टेट में रहते हैं ना, या एक वो बोलते हैं ना घेटुआइजेशन, ये कभी भी घेटुआइजेशन होता है कि एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोग हों या फिर पार्टिकुलर एरिया के लोग हों, एक ही जगह बंधे रहें, एक ही जगह से वो हिलना ना चाहेंगे, जैसे ज्यादा कहीं मूव ना करें। तो इस चीज के अगेंस्ट क्या है हमारे पास? क्या है कि इंटरस्टेट मोबिलिटी अलाउ कर रखा है, मोबिलिटी का फ्रीडम दे रखा है। वो भी कहाँ? फंडामेंटल राइट में दे रखा है। इससे क्या होगा कि आप अलग अलग जगह पर जाएंगे ना, तो एक यार ये आपके अंदर दूसरे के कल्चर को समझ होगी, और उससे आपके फ्रैटर्निटी लेवल पे या फिर दूसरे की सेंसिटिविटी बढ़ेगी उसके प्रति, कि अलग है भले ही, वो गलत नहीं है। जैसे अभी हम लोग क्या देखते हैं, अभी माइग्रेंट्स के अगेंस्ट जो हम लोग देख रहे हैं आजकल, जो इशू आ रहा है, क्यों है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक आप फ्रैटर्निटी के वैल्यूज को तो लूज कर रहे हैं। यहाँ आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये भी तो अपना ही भाई था, ठीक है, वहां उसके रिसोर्सेज नहीं पूरे हुए तो हमारे पास आ गया। तो इस चीज को भले ही इसमें अभी दिक्कत आ रही है, बट एक तरीके से इंटरस्टेट मोबिलिटी है ना, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे यूनिटी के लिए, क्योंकि यही है जो हम हमें डाइवर्स व्यूज देता है, अलग अलग लोगों के प्रति सेंसिटिव बनाता है, और हमें रिबेल एटीट्यूड या फिर अलग अलग होने की एटीट्यूड से बचाता है। एक पे अगला क्या है? रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। यार देखो, इतने सारे रिलीजन के ऊपर बात हो रही है कि इतने सारे रिलीजन है, कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर रिलीजन को ऐसे आर्टिकल वाइज बताया गया हो? बहुत कम ही कंट्री होंगे, या फिर ना भी बोलो, ना भी हो, ये भी हो सकता है। मैं उसके लिए कंफर्म नहीं हूँ कि किसी में जगह और जगह है कि नहीं, लेकिन अपने यहाँ फंडामेंटल राइट में स्पेशली इसके लिए बारे में बोला जाता है कि इंश्योर्स रिलीजियस फ्रीडम। वापस वही बात है ना कि आप किसी के फ्रीडम को आप हार्म नहीं करोगे, तो उसको भले डाइवर्स हो यार, वो यूनिटी में बंधना चाहेगा ना। और ये अलग अलग जब भी डाइवर्सिटी आती है, तो ये हार्मनी को भी, जो दूसरे रिलीजन को रेस्पेक्ट करोगे, तो एक हार्मनी का भी सेंस आएगा। तो एक रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस है, इसके चलते भी अपना यूनिटी बंधा हुआ है। एक कल्चरल यूनिटी, एक लिटरेचर हो,
ट्रेडिशन हो या सेलिब्रेशन हो, ये देखो आप एक ही जैसा तो है। जैसे कि 15 अगस्त का है, 15 अगस्त पूरे देश में मनाया जा रहा है। एक किताब होती है, रामायण किताब होती है, वो हर जगह मानी जा रही है। कुरान किताब है, हर जगह मानी जा रही है। ऐसी सारी चीजें ये सब चलती हैं। और इसके रिगार्डिंग एक स्कीम चली थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अगर आपको याद हो तो। एक ऐसा चला था, इसमें यही था कि अलग अलग चीजों को प्रमोट करो, अलग अलग कल्चर को एक दूसरे को दिखाओ, और इससे क्या ना एक फोस्टर अ फ्रैटर्निटी वाला व्यू करो, और सबके बारे में लोगों को सेंसिटाइज करो कि हाँ ये अलग अलग कल्चर हमारे क्या कैसे हैं, हमसे कैसे डिफरेंट है, लेकिन स्टिल रिस्पेक्ट दैट। एक ये था। फिर फेयर और फेस्टिवल, अभी देखिए कुंभ मेला इतना हाई लेवल पे भी हुआ, इससे बड़ा शायद एक साथ इतने लोगों का मेला शायद बहुत कम ही पॉसिबल है, जितना बड़ा मेला हुआ। या दिवाली में इतनी बड़ी भीड़ होती है, या फिर कुछ भी होता है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से यूनिटी तो है लोगों की, जो इतना होने के बावजूद भी कहीं मारपीट या फिर कहीं भी किसी प्रकार का दंगा वगैरह की चीजें नहीं हो पाना। एक तरीके से ये तो है कि फेयर फेस्टिवल ने भी बांध रखा है हमें। हम क्या करते हैं, दूसरे के सेलिब्रेशंस को एंजॉय करते हैं। कैसे? हमारे यहाँ छुट्टियां होती हैं, जैसे दिवाली की छुट्टी ऐसा थोड़ी है कि हिंदुओं के लिए होगी, मुस्लिमों के लिए नहीं होगी, सबके लिए छुट्टी दिया है। ऐसे ही ईद की छुट्टी होगी, सबके लिए होगी। सभी एक दूसरे को विश करते हैं, भले हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो। हर एक फेस्टिवल को या हर एक पर्व को उतना ही वैल्यू देते हैं और सबको बराबर करते हैं विश। तो इस तरीके से फेयर फेस्टिवल ने भी हमें बांध रखा है एक तरीके से। और एक तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये बहुत नया फिनोमिना है। एक आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया जीतता है, और उसके लिए पूरी की पूरी देश में इसके लिए तालियां बजती हैं, और लोग सड़कों पे आके इसको एंजॉय करते हैं। यार ये बताओ आप, पहले ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटर स्टेट मोबिलिटी सबसे अलग नहीं है? ये बहुत नया चीज है, जो नई फिल्में आती हैं आजकल। बाहुबली फिल्म कहाँ बनती है और कहाँ फेमस हो जाती है, और देश भर से कितना पैसा कमाती है। वैसे ही फिल्म है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हर चीज। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो न्यू फिनोमेना है, लेकिन ये सब चीजों ने इंडिया में अलग अलग डाइवर्स स्टेट्स को, अलग अलग डाइवर्स लोगों को एक तरीके से बांध रखा है। तो ये यूनिटी के फैक्टर्स हैं। बाकी कोई ऐड करना कुछ चाहे तो बताए, वरना इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक दो पॉइंट इसमें और देख सकते हैं। पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो हमारी है, वो भी यूनिटी एंड हम्म। डाइवर्सिटी को इंटैक्ट रखती है। जैसे इलेक्शन हमेशा कई सारे आइडियोलॉजी के बेस पे रन किए जाते हैं, तो हर आइडियोलॉजी के इंसान को एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है, उनकी डाइवर्सिटी स्ट्रेंथन होती है। एक पॉइंट और हो सकता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, जैसे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्टिकल 301, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। ये भी कहीं ना कहीं हमारे डाइवर्सिटी, कहाँ प्रोडक्ट बन रहा है और कहाँ बेचा जा रहा है, पूरे देश में, देश भर में सबको व्यापार करने की आजादी है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि तमिलनाडु में, तेलंगाना वगैरह में मारवाड़ी कम्युनिटी का बहुत उनका एक कल्चरल प्रोमिनेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि मारवाड़ी कम्युनिटी बहुत साल पहले ट्रेड एंड कॉमर्स करने वहां पे गई थी और उसको अपना बेस बना लिया। तो इस इन तरह की चीजों से भी डाइवर्सिटी काफी स्ट्रेंथन होती है। बाकी गंगा जमुनी तहजीब वगैरह, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो इंटीग्रेशन है, इसका जैसे कि कथक में पर्सियन इन्फ्लुएंस है, हिंदुस्तानी म्यूजिक है। तो ये सारी चीजें भी डाइवर्सिटी को काफी स्ट्रेंथन करती हैं। तो बाकी सारे पॉइंट्स तो कवर हो ही गए हैं। हाँ, आर्ट एंड कल्चर, कल्चर उसमें कल्चर में भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। अब ये हमने यूनिटी की तो पिपड़ी बजा ली कि यूनिटी बहुत है, लेकिन इसके बाद भी इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिसके चलते हमें आज इंडिया के लेवल पे बहुत सारे ये इशू आ रहे हैं, जिसके चलते हमारे थ्रेटन हो रही है हमारी यूनिटी को। इसके लिए रीजंस जानते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं। एक तो पहले क्या है कि राइजिंग रीजनल एस्पिरेशंस। जो रीजनलिज्म है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं उपज के आई है। और इसने है ना पूरे देश में एक तरीके से समझ लो कि आपने अलग अलग डिमांड, इसने तमाशा बना दिया है कि अलग अलग स्टेट बनाओ हमारे लिए, अलग तरीके से हमारे को स्पेशल स्टेटस दे दो आप। जैसे होता है ना, अभी क्या है, स्पेशल स्टेटस की बात होती है, इस सेपरेट स्टेट की डिमांड होती है। ये सब डिमांड क्या है, एक तरीके से रीजनल ही तो चीजें हैं जो आपके, जिसने आपके नेशनल इंटरेस्ट को ओवर पावर कर लिया। मतलब आपको ये फर्क नहीं पड़ता है कि नेशनल का इंटरेस्ट क्या क्या होगा, हमें अपने से मतलब है, हमारे अपने रिलीजन रीजन से मतलब है। जैसे अभी क्या एग्जांपल के ले सकते हैं कि विदर्भ का डिमांड होता है, द्रविड़ का डिमांड होता है, या पूर्वांचल का डिमांड होता है। भले इसमें इश्यूज होंगे, गवर्नमेंट को इसको टेक केयर करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, ये नेशनल इंटीग्रिटी को हमारे थ्रेटन करता है। फिर अगला क्या है, डेवलपमेंट डेफिसिट। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो नॉर्थ ईस्ट है ना। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोला जाता है कि हमें अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल गई, उनके कॉलोनाइजेशन से तो आज़ादी मिल गई, बट हमें इंटरनली कॉलोनाइज अभी भी रख रखा गया है। इन एन इंडिपेंडेंट स्टेट हम लोग
इंटरनली कॉलोनाइज्ड है। कैसे? हमें जो नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट का स्तर देखिएगा, वो जो मेन स्ट्रीम हमारे स्टेट्स हैं या फिर जो प्लेन स्टेट्स जो नॉर्थ के हैं या साउथ के हैं, इन सबसे तो बहुत पीछे है ना। तो इस तरीके से ये एक वर्ड यूज होता है, इसको आप जब भी लिखे आगे तो इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है ना, कभी भी जब भी अनइवन होगा तो एक एनवियस फीलिंग आएगी कि यार आखिर यही एक ही सेंटर है, इसने एक को दूसरे तरीके से देख रहा है, एक हमें कम तरीके से देख रहा है। तो ये आप जो जो भी देख रहे हैं, नक्सलिज्म का जो राइज हो रहा है या फिर जो भी प्रोटेस्ट चलते हैं, अलग अलग स्टेट का डिमांड होता है, ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, जैसे झारखंड और एटलीस्ट झारखंड एंड बिहार का जो डिवीजन था, ये तो एटलीस्ट इसी पे तो था कि हमारा डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा है एक स्टेट, हमें अलग करो। तो ये डेवलपमेंट डेफिसिट भी है, जिस चलते ये इंटीग्रिटी को हमें इंटीग्रिटी को हार्म कर रहा है। फिर क्या है कि डिवाइसिव पॉलिसी, ये पॉलिटिक्स होती है। आज आपने देखा होगा कि जो भी इलेक्शन होता है, कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं होगा जहां के बाद कुछ कंट्रोवर्सी ना हो, और खास करके कुछ वोट को पोलराइज करने के लिए बहुत सारे हेट स्पीचेज यहाँ पे शुरू कर दी जाती हैं, अलग अलग लेवल पे पोलराइज किया जाता है। जैसे कि कन्नड़ के लैंग्वेज के लिए हुआ ना, कि सारे नॉर्थ इंडियंस को बाहर निकालो, हम जो कन्नड़ नहीं बोलेगा उसको हम लोग वहाँ मेट्रो के से हिंदी का अनाउंसमेंट तक हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ही तो है जिसने हमारी यूनिटी को कहीं ना कहीं से हार्म कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, और एक ये हेडिंग के अंदर लिख लीजिए कि डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो होता है, हेट स्पीच एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स से चलते ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो रही है। फिर क्या है? एथनिक डाइवर्सिटी एंड नेटिविज्म। इसमें क्या होता है ना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल भी आपने 2023 में देखा भी होगा कि कुकी मेटी वाला जो था ना, एससी का रिजर्वेशन था, एससी एसटी का रिजर्वेशन था, एसटी के कैटेगरी में जाना था इनको, इनको एसटी कैटेगरी में आना था। इससे चलते क्या हुआ कि रिसोर्स कंपटीशन क्या होता है कि जैसे कि कुछ जैसे जॉब्स हैं, इस जॉब्स को सभी चाहते हैं कि हमारे को मिले, हमारे को मिले, लेकिन अलग अलग जब भी ग्रुप्स होंगे तो वो उसके लिए कंपटीशन शुरू करते हैं। तो एक तरीके से वो कंपटीशन यूनिटी को हार्म करता है, और वो रिसोर्स कम है, लिमिटेड है। तो ये जो कंपटीशन है ना, ये बड़ा फियर्स हो जाता है, और दैट कैन बी इवन एट द कॉस्ट ऑफ द नेशनल इंटीग्रिटी, या फिर कुछ ऐसा बोल सकते हैं। अभी ये मणिपुर सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका, कि कैसे एथनिक कन्फ्लिक्ट होता है, और एसटी कैटेगरी में जाने के लिए यहाँ पे अभी तक तो चल ही रहा है, अभी तक भी चल रहा है, मतलब समझ लीजिए कि साल भर से इसमें प्रोटेस्ट अब तक चल ही रहा है। फिर क्या, रिलीजियस इनटॉलरेंस, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इससे भी जुड़ा हुआ है, हेट स्पीच से भी जुड़ा हुआ है। और इसमें मतलब पॉलिटिकल एंगल इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि रिलीजियस इंटॉलरेंस होगा, जब भी इंटॉलरेंस होगा तो लोग के प्रति एक दूसरों एक डिसकंटेंट पैदा होगा कि एक पार्टिकुलर जो गवर्नमेंट आती है हमारा ध्यान कम रखती है, या दूसरे का ध्यान ज्यादा रखती है, या फिर ये लोग ज्यादा लोगों को फेवर कर, दूसरे लेवल को लोगों को फेवर करते हैं, हमें कम फेवर मिलता है। तो ये एक तरीके से आपके इंटीग्रिटी को भी हार्म कर सकता है। और ये बढ़िया लाइन है यार, ये मैंने तो कई बार यूज किया हुआ है कि आई फीलिंग हैज ओवर पावर्ड वी फीलिंग। वी फीलिंग क्या होता है कि हम एक हैं, आई क्या है कि मैं हूँ, वो मैं वाला बोलते से कि चक दे इंडिया में कैसे बोलता है कि मैं इस स्टेट से, ये नहीं हम इंडियन हैं ऐसे वाला। तो ये फीलिंग थी ना वी वाली, ये कहीं ना कहीं हार्म हो रही है, और आई फीलिंग ज्यादा हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि कर्नाटक और तमिलनाडु वाला जो वाटर शेयरिंग का इशू चल रहा है, बताइए, वाटर सच अ बेसिक नेसेसिटी, अगर कहीं एक स्टेट में नहीं जाता है, कहीं एक जगह आप सुनेंगे ना न्यूज में भी कि ये पर्टिकुलर स्टेट का ये पार्ट मतलब प्यास से मर गया, फिर पानी की आपूर्ति के चलते मर गया, लोग वहां पे 100 लोग भी मरते हैं ना, तो बहुत बड़ा नेशनल लॉस है। अब ये कितने सेम की बात है। और ये दो स्टेट अब तक ही लड़े जा रहे हैं कि हम वाटर शेयरिंग, गोदावरी या कावेरी नदी है, कावेरी नदी के लिए अब तक ये प्रोटेस्ट चलता ही चल जा रहा है। फिर अगला क्या है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, वही एससी एसटी वाला आपने प्रोटेस्ट देखा होगा, या फिर जाट कॉन्फ्लिक्ट देखा ही होगा। ये वापस उसी के लिए है, रिसोर्स के लिए है, रिसोर्सेज कम है, दूसरे रिसोर्स के लिए कंपटीशन है, तो लोग अपना अपना कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उसमें। फिर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइग्रेंट्स, ये तो अभी बहुत ट्रेंडिंग ही चल रहा है कि कहीं भी जाते हैं, अभी महाराष्ट्र में देखिए तो वहाँ कैसे एंटी मराठी लोगों को, वहाँ से नॉन मराठी लोगों को कैसे भगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही वहाँ कन्नड़ में देखिए, कर्नाटका में देखिएगा तो कैसे नॉन कन्नड़ लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो ये माइग्रेंट्स के अगेंस्ट जब जब हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि यूनिटी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था ना कि इंटर स्टेट मोबिलिटी। जब इंटर स्टेट मोबिलिटी को ऐसे माइग्रेंट्स को अटैक करके आप रोकेंगे, तो फिर हमारी यूनिटी को एक तरीके से हार्म ही तो हो रहा है। तो ये आपको देखना है। फिर अगला क्या है, लिंग्विस्टिक सोवेनिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आप जो बोलते हैं ना कि हिंदी के इम्पोजिशन, कई सारे स्टेट आते हैं और बोलते हैं कि हमारे ऊपर हिंदी इम्पोज नहीं होगा।
हमारे लिए हमारा साउथ इंडिया का लैंग्वेज ही बहुत बढ़िया है, हमारे लिए मराठी लैंग्वेज ही बहुत बढ़िया है, हमारे लिए असमीज ही बहुत बढ़िया है, हमारे लिए गुजराती ही बहुत अच्छा है। तो ये कहीं ना कहीं हमने जो डाइवर्सिटी की बात करी थी, इस डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं तो हम हार्म कर रहे हैं ना। हमने क्या बोला कि हम 1600+ लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हम क्या दूसरा सीखना ही नहीं चाहते, दूसरा जाना ही नहीं चाहते, या फिर हम उसको नीचा मानते हैं कि हम इसको क्यों सीखें। तो इस तरीके से हमारी यूनिटी हार्म कर रही है। तो ये इसके 6-7 पॉइंट हैं जो आप हमेशा रेडियो रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी किसी को कुछ ऐड करना है तो बता सकते हैं। नहीं सर, आगे चलते हैं। हाँ ठीक है। तो अब ये तो हुआ कि इशू हो गए इतने। अब आखिरी इशू हो गया, तो अब इशू को इसको सुधारे कैसे? अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो ये कभी भी एग्जाम्पल में एग्जाम में क्वेश्चन लिख रहे हो ना आप, तो प्रॉब्लम जरूर बताइए, बट उसका तो वे फॉरवर्ड हमेशा ही बताना चाहिए। कभी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को ओपन एंडेड मत छोड़िए। केवल समस्या बताने के लिए वहाँ बहुत लोग हैं, बट आप एज ए फ्यूचर ब्यूरोक्रेट आपको आंसर जब लिखना है, तो आप उसमें कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड बताइए हमेशा ही। तो पहला ही क्या है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे बोलते हैं ना कि एजुकेशन के लिए एक बोलते हैं कोठारी कमीशन था, कोठारी कमिटी थी। इसने क्या बोला था कि फ्यूचर ऑफ नेशन इज बीइंग shaped इन इट्स क्लासरूम्स। तो हमने क्या बोला कि फ्यूचर ऑफ ए नेशन कहाँ शेप हो रहा है? क्लासरूम में शेप हो रहा है। तो अगर हम वहीं से शुरू करें, सबसे पहला स्टेप एजुकेशन से ही, अगर हमने उनको कल्चरल सेंसिटिविटी फैलाई कि कल्चर सेंसिटिविटी आप सीखो। फिर एक ग्लोबल सिटीजनशिप, ये आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। जो ग्लोबल सिटीजनशिप आज है ना, एक कंट्री की नहीं है, ये ग्लोबल सिटीजनशिप कैसे? आप जैसे देखिए कि एक कहीं पेटा का प्रोटेस्ट होता है, या फिर जैसे अभी अपना तमिलनाडु में है ना, वो बुल वाला क्या नाम है उसका, जो रेस होती है ना, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू का प्रोटेस्ट कैसे होता है? कहाँ कहाँ से होता है? वर्ल्ड में उसका प्रोटेस्ट होता है, वर्ल्ड में उसको सपोर्ट मिलता है। या फिर फार्मर प्रोटेस्ट जो होता है, इसका सपोर्ट कहाँ कहाँ मिलता है? अमेरिका से सपोर्ट मिलता है प्रोटेस्टर्स को, ये यूएस से मिलता है, यूरोप से मिलता है। तो हमारी जो सिटीजनशिप है एक पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट तक नहीं सीमित रह गई है, ये हम ग्लोबल सिटीजन। सिटीजन मतलब ये हुआ कि हम इन अ होल, हम एक ग्लोबल सिटीजन है। हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी एक कंट्री की प्रॉब्लम दूसरी कंट्री वाले भी सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से है कि सिटीजनशिप हमारी कम नहीं है, अकेले बाउंडेड नहीं है, अलग अलग लोग हमारे सपोर्ट में हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको ग्लोबल सिटीजनशिप का भाव लोगों में पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो उनके अंदर जो ये स्पिरिचुअल थिंकिंग है कि ये हमारी चीजें हैं, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ये कम होगा, और फिर यूनिटी बेहतर होगी। फिर अगला क्या है? हेट स्पीच। यार इसको तो रोको ही। ये आप कमेटी का नाम हमेशा लिखिए, बेज बरुआ कमेटी। कि अगर आपने हेट स्पीच नहीं रुका, तो यार जो पॉलिटिशियन जो देश चलाने वाले हैं, अगर ये ही हेट स्पीच ऐसे करके बोल के जीतेंगे, तो यार इलेक्शन जाने के बाद उनका मैंडेट भी तो वही होगा ना कि हम जीते इसी काम के लिए हैं, तो करो भी वही काम। तो एक तरीके से हम यूनिटी को कितना हार्म करेंगे। तो इसलिए कमेटी का जब भी आंसर लिखे तो कमेटी का रेफर करिए, और लिखिए कि हेट स्पीचेस को क्रिमिनलाइज करें, और कुछ इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस लाने की बात हो। ठीक है। एक कल्चरल एक्सचेंज होता है कि कल्चर आखिर जो जो बोलते हैं ना कि सेवनिज्म, जो बातें हो रही थी कि ऊपर कि हमारा कल्चरल सेवनिज्म, हमारा कल्चर दूसरे से बेहतर है, ये जब सोच कम होगी ना, ये सोच कम होगी, तो यार ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम होगा। क्यों? जब हम एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे कल्चर को जानेंगे, तो हमें रियलाइज होगा कि यार वो डिफरेंट है, बहुत अलग हो सकते हैं पर गलत नहीं है। अगर वो कुछ कर रहे हैं, कुछ अलग चीज कर रहे हैं हमसे, तो गलत होना जरूरी नहीं है, वो हमसे अलग बस कर रहे हैं। तो एक तरीके से एक आपके अंदर सेंसिटिविटी आएगी, और एक कल्चरल टॉलरेंस जो होता है ना, ये टॉलरेंस आएगा, एक टॉलरेंस का भाव आप में आएगा। इससे क्या होगा कि यूनिटी को आपको प्रमोट कर सकते हो आप। फिर क्या है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। यार ये जीएसटी इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। और जो आज जैसे भारत, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अब सारे देश को जोड़ने की बात हो रही है, जीएसटी कैसे वन नेशन वन टैक्स की बात होती है। तो इस तरीके से जब भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, लोगों को ये ना लगेगा कि सबको बराबर देखा जा रहा है, या फिर सबकी इकोनॉमिक पॉलिसी एक बराबर लिया जा रही है, सभी को बराबर आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। तो एक तरीके से यूनिटी उसमें पनपेगी। फिर अगला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, जो 29 और 30 जो है, जो माइनॉरिटीज के लिए है ना, माइनॉरिटीज के एजुकेशन के लिए हैं 29, और ये माइनॉरिटीज प्लस मेजोरिटी दोनों के लिए आते हैं। पर वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से या फिर उनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स का ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो, और होल्ड पॉलिटिकल पार्टी अकाउंटेबल फॉर
तो डिवाइसिव रिटोरिक, ये जो इलेक्शन के समय ये लोग गलत यूज इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू पोलराइज वोट्स, इनको अकाउंटेबल बनाओ। कैसे? आरपीए से बनाओ इनको। आरपीए 1950-51 है ना, इनसे इनको अकाउंटेबल बनाओ। इससे क्या होगा कि ये हेट स्पीचेज या फिर डिवाइसिव पॉलिटिक्स है ना, कम होगी। फिर मल्टी लिंगुअलिज्म, वही जो ऊपर बात हो रही थी ना कि एनईपी पॉलिसी भी इसी को प्रमोट कर रही है कि आप अलग अलग लैंग्वेज को जानेंगे ना, तो वापस वही टॉलरेंस वाला भाव आएगा। आप सीखेंगे दूसरी लैंग्वेज को और उसके प्रति एक अच्छी श्रद्धा बढ़ेगी, या फिर आपको उसकी समझ अच्छी होगी कि इनकी सोच कैसे है। तो ये लैंग्वेज एक अच्छा, मतलब एक बंदे को, जैसे हमारे राष्ट्रपति थे जो अपने एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बारे में बोला जाता है कि 7-8 लैंग्वेज जानते थे। तो यार 7-8 लैंग्वेज जानने का ही तो स्तर था कि आज उनके अंदर इतना टॉलरेंस था, इतने सॉफ्ट भाव के थे। लेकिन हम अभी क्या देख रहे हैं? लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, कि हम बढ़िया हैं, हम किसी और के नहीं सीखेंगे। तो इस चीज को सुधारने की जरूरत है, और मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करो। फिर गवर्नेंस का जो लेवल है ना, ये थोड़ा बढ़ाना है। हर जगह पे इक्वल, वो जो था कि इंटरनल कॉलोनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट का लिखा था ना हमने ऊपर, उसका ना हो, और सबको बराबर मौका मिले, सबको बराबर गवर्नेंस के अंदर नेट में आए। ये अगर हो और सिविल सोसाइटी का रोल भी उसमें यूज कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं एक इंटीग्रिटी रहेगी, और लोगों के अंदर जो डिसकंटेंट का जो भाव है वो कम होगा। फिर एक्सट्रीमिज्म, यही तो सबसे बड़ा इशू है अभी, कि जब जहां देखो वहीं प्रोटेस्ट तो होता है, पर प्रोटेस्ट के साथ साथ कई सारी चीजें तोड़ने, बिगाड़ने, या फिर लोगों को मारने तक लोग आ जाते हैं। वो किस बेसिस पे? फेथ पे, रिलीजन पे, कई बार इकोनॉमिक पे, कभी नक्सल पे। तो ये एक्सट्रीमिस्ट व्यूज ही तो हैं कि आप किसी को मारने पे भी चले जा रहे हो, या फिर किसी को मतलब अपने अपनी चीजों को किसी से बड़ा मान रहे हो हमेशा ही, उसको अपने से नीचे दिखाना है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसका बहुत बड़ा रिजल्ट होता है कि लोगों में कई सारे वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं, और कई सारे लोगों की जाने जाती हैं। तो ये सब चीजें हैं, अगर ये सब चीजें की जाएं, तो हम कहीं ना कहीं एक वे फॉरवर्ड में ऐसे कर लेते हैं। वे फॉरवर्ड में इस तरीके से ये चीजें हमारी डाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगी, और जो भी इश्यूज आ रहे हैं हमारी यूनिटी में, वो चीजें रिड्यूस होंगी। भाई किसी को कुछ ऐड करना है तो बता सकते हैं। सर एक दो क्वेश्चन है उसको एड्रेस कर देता हूँ। हम्म। शिखा पूछ रही है कि सर कैन वी ऐड नेमिंग ऑफ स्कीम्स दीस डे, जैसे वन नेशन वन रेशन कार्ड एंड वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसको कैसे, इसमें देखो शिखा थोड़ा सा डिबेट है। इसमें क्या है कि स्कीम का नाम ऐसे करना है थोड़ा सा फेडरलिज्म और डाइवर्सिटी के खिलाफ भी जा सकता है। हालांकि इससे फीलिंग ऑफ यूनिटी लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आई वाज इन द कन्वर्सेशन विद परमेश्वरन अय्यर सर, तो उनसे मैंने सेम क्वेश्चन पूछा। तो उन्होंने कहा था कि यार जब स्वच्छ भारत अभियान को उन्होंने डिजाइन और इम्प्लीमेंट किया था, तो उन्होंने कहा कि यार जब स्वच्छ भारत अभियान नाम पे विचार किया जा रहा था, तो हर स्टेट की चीफ मिनिस्टर से बात की गई। तो ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस नाम से इसको नहीं अपनाएंगे, उन्होंने कहा कि हम निर्मल बांग्ला नाम से ये स्कीम इंप्लीमेंट करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम उनकी लोकल आइडेंटिटी से, लोकल लैंग्वेज से किसी चीज को जोड़ते हैं, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिव होता है, क्योंकि लोगों के अंदर मोटिवेशन आता है इफेक्ट उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो इस पे दोनों तरह से बातें की जा सकती हैं। हर्ष पूछ रहे हैं कि इंटरनल डिवीजन कैन क्रिएट एवेन्यूज ऑफ फॉरेन इंटरवेंशन, फॉरेन इंटरवेंशन स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एक खतरा है फॉरेन इन्फ्लुएंस भी, जैसे पाकिस्तान और आईएसआई का जम्मू एंड कश्मीर में देख सकते हैं, चाइना वगैरह का नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं। तो हाँ, अच्छा पॉइंट, इसको ऐड कर सकते हैं मतलब। और शीतल पूछे देयर शुड बी अ प्रॉपर ब्लेंड ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंक्लूसिविटी, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन विल अल्टीमेट मिटिगेट डिस्कॉन्टेंट। ठीक बात है। ठीक है, एक दो मतलब कोट मैं बता देता हूँ यूनिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, जो कहीं आप कंक्लूजन वगैरह में लिख सकते हैं। एक तो है कि प्रॉब्लम इज नॉट डाइवर्सिटी बट हैंडलिंग ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में दिक्कत नहीं है, इंडिया एक अमॉर्फस नेशन है, मतलब इसको नेशन भी नहीं बोल सकते, ये कलेक्शन ऑफ नेशंस है। इसको हैंडल कैसे किया जाएगा, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिविल वॉर श्रीलंका में क्यों हुआ, होमोजेनाइजेशन का अटेम्प्ट करने के लिए। तो हमको लोगों को होमोजेनाइज नहीं करना है, हमको उनके डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना है। पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन कैसे हो गया, लैंग्वेज के मामले में होमोजेनाइज करने वाले थे। तो ये सब अपन लिख सकते हैं। कबीरदास कहते हैं कि कबीरा कौन एक है, पानी भरे अनेक, बंदे ही में भेद है, पानी सब में एक। द वेल इज वन, द वाटर फ्रॉम which is filled by many, the difference only lies in the pot as all carry the same water। ठीक है। तो ये सब चीजें आप अगर एक आध लिख लीजिए तो अच्छा लगेगा, कंक्लूजन वगैरह में ऐड कर लेंगे तो। ठीक है सर।
आगे चलते हैं। ठीक है। तो ये यूनिटी डाइवर्सिटी वाली चीज हो गई। बट इस सिलेबस के इसी टॉपिक से ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है ट्राइब्स के रिलेटेड, कि ट्राइब्स का रिलेटेड उन्होंने कभी सिलेबस में तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक ट्राइब से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है। और इसी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाले में लिखा था कि डाइवर्सिटी एक लेवल पे था ना, टेरिटोरियल लेवल पे था या फिर इंटीग्रेशन के लेवल पे था। तो ये ट्राइब्स को हम लोग इसमें देख लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एटलीस्ट हर साल तो एक क्वेश्चन आ ही रहा है इनसे। तो एक बार ट्राइब के बारे में थोड़ा सा एक डेटा थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करने होंगे कि आज पर 2011 का सेंसस से 8.6% पॉपुलेशन था हमारे पास। जो सीटें रिजर्व हैं, आर्टिकल 330 एंड 332, ये आपको लोकसभा के लिए और 332 स्टेट लेजिस्लेटिव एजेंसी के लिए, असेंबलीज के लिए। फिर NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है ना, ये 338A आर्टिकल में है। फिर आर्टिकल 46 DPSP है, ये भी SC एंड ST की बातें करता है। फिर पब्लिक सर्विसेज में जो रिजर्वेशन की बात होती है, ये आर्टिकल 335 में है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट शेड्यूल 5 एंड 6। अब पेशा, एक जस्ट एक ये था, फैक्ट्स हैं जो आप क्वेश्चन के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। कैसे, पॉपुलेशन कितनी है, आर्टिकल कौन कौन से उनके लिए हैं, कोई कमीशन है क्या, कोई कमेटी है क्या, कोई DPSP में है क्या, ये सब चीज़ों, कोई एक्ट है क्या, ये सब चीज़ें यूज करके आप ये बस कहीं इंट्रोडक्शन में या फिर बीच में कोरोबोरेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। फिर जो ट्राइबल जो था, जो ट्राइबल का क्वेश्चन हमेशा आता था कि ट्राइबल को हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर डिस्प्लेस करते हैं विदाउट रिहेबिलिटेशन। तो जो ट्राइबल का है ना, एक तरीके से आप देखिए तो एक इन जनरल ही मेन प्रॉब्लम्स हम लोग ये देख लेते हैं कि ट्राइबल इन जनरल ही क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। एक क्या बोलते हैं, एक वर्ड यूज की जाती है, जल जंगल जमीन। इसमें क्या बोलते हैं ना कि ट्राइबल्स जो है ना, ये जंगल बिलोंग्स टू देम। वो वहां रहते थे, सब कुछ उनका वहीं था, जमीन भी वहीं था, वहीं का जल पी रहे थे, वहीं खा पी रहे थे, वहीं तो सोसाइटी कुछ होती थी। लेकिन अब क्या किया हमने उसको, हमने क्या किया, उनको डिस्प्लेस कर दिया। अब डिस्प्लेस कर दिया, तो अब इससे क्या हुआ कि इनके जो जो ये था कि जल जंगल जमीन, जंगल उनके पास से गया, जमीन उनका जंगल में था वो भी गया, और जल गया, जब दोनों गया तो ये जल भी गया, जब रह ही नहीं रहे तो जल भी तो वहां से गया। तो एक वर्ड है जल का, एग्जैक्ट मीनिंग आप मत जाइए। ये जल जंगल जमीन एक तरीके से एक वो है, मतलब कोड टाइप आता है कि ये इशू इसमें है बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इनको डिस्प्लेस किया गया इनको ओरिजिनल हैबिटेट से, तो ये इनका इशू आता है। फिर क्या ना, पुअर डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स, ये बहुत सारे पे यहाँ पे एनेमिक, एनीमिया होगा, या फिर डिजीज अलग अलग हैं, या माल न्यूट्रिशन है, या एजुकेशन है, ETC बहुत सारी चीजों पे है ना, ये हमारे पे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में पीछे हैं हमसे। जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है इसकी बात कर रहे हैं हमसे, मतलब कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो, जिसको हम लोग नॉर्मल पीपल जो जो मेन लैंड पे रह रहे हैं, जो ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं, बस ये दोनों का इससे डिस्टिंक्शन किया जा रहा है। फिर जो लैंड एलिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इससे क्या ना, इनके नक्सलिज्म बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके राइट्स का इनको हनन हुआ। इनको लगा कि यार हमारे लैंड चले गया इसमें, ये बाहर आउटसाइडर ने हमारे को घेर लिया, हमारा जगह घेर लिया। तो ये नक्सलिज्म का राइज एक बहुत हद तक, नक्सलबाड़ी जो आपने सुना होगा, नक्सलबारी मूवमेंट, ये बहुत हद तक इसी से रिलेटेड था, क्योंकि उनको डिस्प्लेस किया गया था उनको ओरिजिनल लैंड से। तो ये एक ट्राइबल पॉपुलेशन की लैंग्वेज देख रही है, इशू देख रही है। फिर पॉपुलेशन है उनका, ड्विंडलिंग पॉपुलेशन है, स्पेशली PBTGs तो जो है, आपको तो पता होगा ना, 75 PBTGs हैं। इसमें क्या होता है कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये क्या होता है कि इनका आइसोलेशन का लेवल बहुत पीछे होगा, इनका जो एजुकेशन का लेवल वो पीछे होगा, जो इकोनॉमी है इनकी प्री एग्रीकल्चर बेसिस पे होगी। तो इस तरीके से इनके ट्राइबल हैं ये, और इनके पॉपुलेशन है ना गिरे जा रहा है, मतलब डिविंडल ही कर रहा है, कम ही होता जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है इनके लिए। फिर जो एक्ट की बात हुई थी ना, FRA, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, और पेशा क्या है, जो हमारा शेड्यूल 5 क्या बोलते हैं इसको, जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस वाला था ना, उसको यहाँ एक्सटेंड करना था जब ट्राइबल एरियाज में, तो पैसा लेके आ गया था। तो इनका है ना इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है। और कई बार बोला जाता है कि जो अपर पोस्ट जो है ना, ये असर्व किया जाता है हमारे ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो उनके लिए राइट्स बनी थी, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने ट्राइब्स के अकॉर्डिंग या फिर अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग अच्छे रूल्स बना सके, वो नहीं हो पाता, उनका इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स उसको असर्व कर रखा है उन्होंने। तो ये एक इशू है इसका। फिर फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन, अब क्या है कि हम इनको डिस्प्लेस कर रहे हैं, ये जब बाहर जाते हैं तो क्या होता है, इनका फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन होता है। प्लस क्या होता है, इनकी एडेप्टिव कैपेसिटी,
ये क्या लो होती है। जब भी ट्राइबल जब बाहर जाएंगे ना, ये सफर करेंगे, क्यों? क्योंकि इनकी एडेप्टिव कैपेसिटी है ना कम है। एडेप्टिव कैपेसिटी क्या होती है कि जैसे आप जंगल से निकले, आपकी बाहर निकलेंगे, नॉर्मल लैंड पे जाइए, तो आपके लिए नौकरी कहाँ कहाँ है? नौकरियां हैं एमएनसीज में है, नौकरियां कहाँ है? कॉलेजेस में है। प्रोफेसर बनिए, आप टीचर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, पर इनके पास है क्वालिफिकेशन। तो कहीं ना कहीं इनके पास अडेप्ट करने की कैपेसिटी है ही नहीं ना। तो एडेप्टिव कैपेसिटी नहीं कम होगी, तो ही जैसे डिस्प्लेस होंगे, इनकी सफरिंग ज्यादा होगी हमेशा ही। देखिए ये इशू है इनके साथ। फिर जो गवर्नमेंट सर्विसेज जो होती है, इनकी डिलीवरी है ना बड़ी बुरी है। जैसे आपने इंफ्रा के रूप में देखा होगा, या फिर आपका करप्शन जो होता है ना दवाइयों में, या फिर अलग अलग जो भी बेनिफिट्स जो जाने थे इनको, जो ट्राइबल पीपल को, उनके में बहुत सारी ये जो सर्विस डिलीवरी जो ग्राउंड लेवल पे है वो बड़ा कमजोर है। तो इसके चलते भी ये इशू है उनके पास। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये क्या है कि लैंड क्लियरिंग की जा रही है ना, फॉरेस्ट क्लियरिंग हो रही है। तो इसमें क्या है, तो वही वाला इशू है, जल जंगल जमीन वाला ही इशू है, कि आपका जंगल काट दिया जा रहा है, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है और इनका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इंसर्जेंसी एंड स्टीरियोटाइप्ड एज नक्सल्स, ये भी एक बहुत बढ़िया इशू है। इनको जब भी हम ट्राइबल के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि ये तो नक्सली होगा। छत्तीसगढ़ और झारखंड के एरिया में तो एटलीस्ट यही बोला जाता है कि जो ट्राइबल है वो तो नक्सली है, ये देश का बहुत बड़ा गुनहगार है, इसको तो मारो पीटो या फिर इनको जेल में डालो। तो एक स्टीरियोटाइपिंग से क्या एग्रेसिव बनाती है, एक इशू है इनके ट्राइबल के लिए। फिर अगला क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, ये बहुत ही कमजोर है, बहुत कम है। आज के लेवल पे देखिए तो आज के एसटी कितने एसटी होंगे जो आज में आ रहे हैं, एसटी कितने एसटी होंगे जो एसएलए में आ रहे हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में आ रहे हैं। तो इस तरीके से लो पार्टिसिपेशन जब भी होता है, तो इनकी जो वॉइस होती है वो कभी मेन स्ट्रीम नहीं हो पाती है। जब भी इनका होगा तो मेन स्ट्रीम नहीं होगा, तो इनके इश्यूज को कौन ध्यान देगा? कोई ध्यान ही नहीं देगा। तो ये इश्यूज एक इन जनरल लगभग 8-10 पॉइंट ये हैं जो ट्राइबल पॉपुलेशन अभी फेस कर रही है। तो इसमें कोई पॉइंट ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकता है। नहीं सर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। हाँ, ठीक है। अब क्या है कि अब ट्राइबल के साथ हमने क्वेश्चन पढ़ा था पिछले क्लास में कि उनको हमने डेवलपमेंट के नाम पे उनको डिस्प्लेस कर रखा है, उनका रिहैबिलिटेशन कम नहीं हो रहा है, रिहैबिलिटेशन बढ़िया नहीं हो रहा, तो उससे क्या सफरिंग हो रही है उनकी बहुत ज्यादा। तो हमारे पास है ना, जब भी हम आजाद हुए थे या फिर जब भी हम पॉलिसी बनाते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम इनको इंटीग्रेट करें या फिर इनको ऑटोनॉमी दें। एक है ना कि ट्राइबल को छोड़ दो जैसा वो है ना, उनको छेड़छाड़ मत करो, उनके कल्चर अलग है, उनकी सोसाइटी अलग है, उनके साथ छेड़छाड़ मत करो, उनको एक ऑटोनॉमी दे दो। तो इस टाइम है ना, जो हमारे पास जो नेहरू जी थे, जब जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, तब ये है ना एक अपने पास यही सेम प्रॉब्लम आई कि हम उनको इंटीग्रेट करें या ऑटोनॉमी दें, या फिर कैसे उनको कैसे डील कैसे किया जाए, क्योंकि उनको छोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि वो भी इंडियंस है। तो उनको छोड़ नहीं सकते, तो कैसे इनको इंटीग्रेट किया जाए? तो इसमें है ना आप ये नाम कर सकते हैं, ये दो नाम बहुत बढ़िया हैं। और इसके बाद ट्राइबल पंसिल, ये तीनों नाम आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। जब भी ये क्वेश्चन आए ट्राइबल से रिलेटेड, ये तीन नाम आप लिख के बिना आ रहे हैं तो मतलब थोड़ा सा कमजोर कर दिया अपने आंसर को। तो सबसे पहला जो व्यू था इंटीग्रेशनिस्ट का, इंटीग्रेशन के लिए जो फोर्स कर रहे थे, वो थे जीएस गुरे, जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला कि जो ट्राइबल लोग हैं ये अलग नहीं है, ये कोई अलग लोग नहीं है, देखिए तो इनके देवताएं भी अब एक ही जैसे हैं। कैसे? हम लोग काली माता की पूजा करते हैं, हम लोग गणेश भगवान की पूजा करते हैं, ये देखिए कहाँ हमारे कौन से देवता हो सकते हैं? या फिर लोग ऑनलाइन कई बार मौखरी भी तो होता है कि यार ये कौन से भगवान है जिनकी सूंड निकली हुई है, ये कौन से भगवान है जिनके 8-10 हाथ हैं, 8-10 पैर हैं। तो ये कहीं ना कहीं ट्राइबल इमेजिनेशन ही तो था। जो ट्राइबल देवताएं हैं, जो देवता हैं, देवियां हैं, जो इनको हम भी फॉलो कर रहे हैं, या फिर हमारे हनुमान जी को वो फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इनका इनका आर्गुमेंट यही था कि ये बस हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं, बस ये बैकवर्ड रह गए, ये थोड़ा पीछे रहे डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इम्परफेक्ट इंटीग्रेशन। जब हम डेवलपमेंट कर रहे थे, जब डेवलप इंटीग्रेशन थ्रू डेवलपमेंट हो रहा था, तभी इंटीग्रेट नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि ये लोग अच्छे से पढ़ाई में पीछे थे, या फिर इकोनॉमी में पीछे थे, या जो भी था, ये पीछे रह गए हैं। और ये हैं हिंदू ही, इनको बस आप अच्छे से इंटीग्रेट करो। तो एक था कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इंटीग्रेशन करो, इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जुड़ा लो। ठीक है। फिर इसके अगेंस्ट एक आते हैं वेरियर एल्विन। ये सब इंडिपेंडेंस के आसपास की बात हो रही है, जब हम पॉलिसी बना रहे थे ट्राइब्स के लिए। तो वेरियर एल्विन क्या बोलते हैं कि देखो, इनका है ना कल्चर है ना बहुत डिस्टिंक्ट है, जो ट्राइबल्स हैं बहुत डिस्टिंक्ट कल्चर है। और ये जो डिस्टिंक्ट कल्चर है ना, ये आउटसाइडर्स के माइग्रेशन से या आउटसाइडर्स के उनके साथ मिलने से इनका जो जो डिस्टिंक्ट कल्चर है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो इससे क्या होगा? ट्राइबल कल्चर एक तरीके से डिसइंटीग्रेट हो रहा है और खत्म हो जाए। उससे बचने के लिए क्या है? इनके लिए नेशनल पार्क करो।
ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए। ये बोलते हैं कि नेशनल पार्क वाली थ्योरी लेके आते हैं कि ट्राइबल्स के लिए ना नेशनल पार्क बनाओ आप, इनको अलग ऑटोनॉमी दो, इनको छेड़छाड़ मत करो, इनको छोड़ दो। और इसमें जो इंट्रूजन है लोगों का, या फिर आपके लोगों का जो डेवलपमेंट के लिए आपके ब्यूरोक्रेट्स का इंटरवेंशन उसको रोको, आपके माइग्रेंट्स का इंट्रूजन है वो रोको। तो इस तरीके से रोक रोक के आप उनको डिस्टिंक्ट उनके कल्चर को डिसइंटीग्रेशन से बचाओ। पर अब क्या था कि अब नेहरू जी आए, इनके पास ये सवाल, दो लोग दो चीजें दो पॉइंट ऑफ व्यू लेके खड़े हो गए, वो भी दैट टू बोथ अपोजिट। तो इसके अगेंस्ट ये क्या लेके आया कि देखो, ना तो हम आपकी नेशनल पार्क वाली बात मानेंगे कि टोटल हटा दो, टोटल आइसोलेट कर दो, और ना ही घूरिया जी की बात मानेंगे कि टोटल इंटीग्रेशन कर दो। दोनों के बीच में हम लेके आएंगे। तो इसमें क्या है कि नेहरू जी की पंचशील पॉलिसी आती है। और जब भी आप ट्राइब से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन का वे फॉरवर्ड लिखें या फिर कंक्लूजन लिखें ना, ये वर्ड हम हमेशा यूज कर सकते हैं, ट्राइबल पंचशील। कि ट्राइबल पंचशील एक हमारा एक मिड, जो बोलते हैं ना, मिड पाथ बिटवीन इंटीग्रेशन एंड आइसोलेशन का, इंटीग्रेशन और आइसोलेशन का मिडवे था, कि हम पंचशील लेके आते हैं और इसके थ्रू इनको क्या करेंगे, इनको डेवलपमेंट करेंगे। इसमें क्या था, इन देयर ओन जीनस, भाई वो जैसे जी रहे हैं ना, जैसे चाह रहे हैं, जिस तरीके से रहना चाहते हैं, जिस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, जिस तरीके से अपना कल्चर बढ़ाना चाहते हैं, जिस तरीके से खुद को रूल करना चाहते हैं, उनको करने दो, विदाउट कंपल्सन फ्रॉम आउटसाइडर्स। हम उनको कुछ भी चीज के लिए कंपेल नहीं करेंगे कि तुम कपड़ा भाई जीन्स ही पहनो, तुम खाना चावल दाल ही खाओ, तुम खाना रोटी ही खाओ, या हम कुछ कंपेल नहीं करेंगे। तुम्हें जैसा अपने हिसाब से करना है, जैसा तुम्हें डेवलपमेंट करना है तुम करो। फिर क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल रिलेशनशिप। वो जब भी वो जो ट्राइबल क्या बोलते हैं ना, ट्राइबल जो अपना जो उनका जो एक क्या बोलते हैं, जो रिलेशनशिप होता है वो बड़ा डिस्टिंक्ट होता है आउटसाइडर से। हम लोग क्या है, अलग अलग तरीके से कैसे जुड़े हुए हैं। हमारा जुड़ने का तरीका आजकल क्या हो गया, मॉडर्न हो गया ना। फेसबुक से मिल रहे हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिए, टेलीग्राम पे ग्रुप बना लिए, या फिर अलग अलग गैदरिंग में अलग अलग तरीके से हम लोग मिल लिए। पर ट्राइबल क्या है ना, इनको रिलेशन मेंटेन करने का एक अलग तरीका होता है। एक आपने टोटेम का नाम सुना होगा, कि एक कोई भी ट्राइबल होता है ना, एक टोटेम कैरी कैरी करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर्स। एक कोई मूर्ति जैसी होगी या फिर कोई लकड़ी होगी, कुछ ऐसा होगा जो उनको अलग आइडेंटिफाई करेगा। तो उससे है ना एक दूसरे से रिलेशन बना के रखेंगे वो लोग, कि हमारे ट्राइबल के, हमारे जनरेशन के, हमारे ट्राइब कौन है, या हमारे रिलेटिव्स कौन है। तो इस तरीके से वो करना चाहते हैं। भाई आप करो जैसे करना है, जैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, जैसे रिलेशनशिप मेंटेन करना है, करो, विदाउट आउटसाइडर। हम उनको कंपेल नहीं करेंगे। फिर एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि जब भी हम है ना, जब भी हम उनके डेवलपमेंट की बात करेंगे, जज करेंगे, तो हम इससे जज नहीं करेंगे कि हमने कितना पैसा खर्च कर दिया। हम इससे जज करेंगे कि उनका जो कैरेक्टर या ह्यूमन इवोल्यूशन कितना हुआ है, डेवलपमेंट में कितना हुआ, इस पे देखेंगे, rather देन कि हमने मनी कितना स्पेंड किया। हम कभी ये नहीं बोलेंगे 100 करोड़ खर्च हो गए लेकिन ट्रैवल में तो कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। इस तरीके से नहीं देखेंगे। हम लोगों को देखेंगे कि आज ये थे, कल क्या हो गए, परसों क्या हो गए, इस तरीके से उनको देखना है। तो ये मनी स्पेंड वाला जो क्राइटेरिया, ये आप याद रखिएगा। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स जो है ना, ये इनको अपने से देने दो, शेड्यूल 6 वाला था ना। ये वाली चीजें इस तरीके हैं कि बिना आउटसाइडर के इंटरवेंशन के उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने दो, बाय द ट्राइबल्स, बाय ट्राइबल्स एंड एमंग्स ट्राइबल्स। खुद भी देख लें, खुद ही अपने हिसाब से एडमिनिस्टर करें खुद को, बिना किसी के इंट्रूजन के। और फिर अगला क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे, ओन सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन से। वो अगर उनका टैक्स लेने का तरीका अपना है, अपना किसी को पनिश करने का तरीका अलग है, वो अपना फॉलो करे। तो ये ट्राइबल पंचशील, इसमें जो भी पॉइंट आपको याद रहते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन जब भी आप कंक्लूजन लिखिए, जब भी किसी पॉइंट को लिखिए ट्राइबल का, तो उसमें वे फॉरवर्ड में ट्राइबल पंचशील हमेशा आना ही चाहिए। तो ये चीजें हैं। तो बाकी किसी को इसमें ऐड करना है, ये इंटीग्रेशन और ऑटोनॉमी पे कुछ बोल सकते हैं कोई भी। नहीं सर, आगे चलते हैं। बस इसमें क्या है कि ट्राइबल वाला टॉपिक एक बार हम सोशल जस्टिस में और पढ़ेंगे, तो फैक्ट्स वगैरह हाँ वाला जो हाँ और डेटा वगैरह वाला जो चीज है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, अभी तो प्रॉब्लम हमने देख लिया। फिर आखिर वे फॉरवर्ड क्या है, इसको देखिए आप। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे पहले तो ट्राइबल लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आइए, कि आपके पास बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का पोटेंशियल है। आप समझो तो, अरे सर नंबरिंग गलत हो गई है, थोड़ा सा इसको एक्सक्यूज करिए। कि ए है, बी है, सी, टी, ई, एफ, जी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंस्टिल करिए इनके अंदर, कि आपके पास डेवलपमेंट आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके अंदर बस अवेयरनेस की जरूरत है, वो हम अवेयरनेस थ्रू अवेयरनेस। दूसरा क्या है, एयर एरिया बेस्ड अप्रोच करिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड कनेक्टिविटी जोड़िए। ये जैसे ही आप जोड़िएगा ना, तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से उनका कनेक्शन बढ़ेगा, और इनका अवेयरनेस की जो बात है या फिर डेवलपमेंट की बात है वो बेहतर होगा।
जब भी डिफॉरेस्टेशन की बात हो रही थी, या फिर वो पढ़ रहे थे ना ऊपर हम लोग, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, ये सब चीज़ों को रोकने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करिए, सोशल ऑडिट करिए, फिर प्रॉपर जो भी डिस्प्लेस हो रहा है जो भी, उनको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करिए। तो इस तरीके से आप ट्राइबल की समस्या को बहुत हद तक सुधार सकते हैं। फिर जो जो फंड है, जो इसका एम्बेजलमेंट हो रहा है, जो बोल रहे थे ना हम लोग थोड़ी देर पहले कि इसका जो बेनिफिशियरी लास्ट बेनिफिशियरी तक पहुंच नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा सा मॉनिटर करिए, जो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए है, और उसके लिए नेसेसरी मॉडिफिकेशन लीजिए अगर कुछ भी प्रोसेस में बॉटलनेक्स हैं तो। फिर क्या, स्किल डेवलपमेंट करिए, मैंने बोला ना कि अडेप्टिव कैपेसिटी कम है। अगर वो बंदा अगर लायक होगा, अगर वो कुछ उसको स्किल होगा, तो जैसे ही अगर मान लीजिए डिस्प्लेस भी होता है या रिहेबिलिटेट भी कहीं बाहर ले भी जाते हैं, उसको आउटसाइड माइग्रेट भी करता है, तो कहीं ना कहीं नौकरी कर लेगा ना, एटलीस्ट स्किल होगा तो। बिना स्किल का तो फिर भीख ही मांगना है या फिर मैनुअल लेबर ही करना है उसको, तो वो दिक्कत है। फिर फॉर्मल एजुकेशन में जोड़िए उसको, फाइनेंस उसका बढ़ाइए, फाइनेंसिंग बढ़ाइए उसको अलग अलग तरीके से। फिर वेरियस स्कीम चल रही है, पीएम जनमन चल रहा है। फिर करंट अफेयर में है ना, बहुत सारी चीजें आती रहेगी, इसको आप देखते रहिएगा। इसमें जोड़ने को सैकड़ों पॉइंट आ सकते हैं, मैंने बस 5-6 दे दिए हैं, बाकी अब इसमें और आप एडिशंस कर सकते हैं। थोड़ी सी कमेटी, 2 कमेटी आती है इसके लिए। एक दिलीप सिंह भूरिया इनका नाम है, इन्होंने इनके रिकमेंडेशन से पेशा एक्ट आया था। और एक जाखा कमेटी आता है जो बोलता है कि ट्राइबल इशूज को स्टडी करो ब्रॉडली, और ताकि उनके लिए बेहतर पॉलिसी प्लानिंग हो सकती है। तो ये 2 कमिटीज का नाम हम हमेशा रेफर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। जो पहला टॉपिक था सिलेबस का, ये हमने कंप्लीट कर लिया है कि सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। किसी को कुछ पॉइंट है तो बताइए, बाकी 30 सेकंड्स में हम लोग अगले पॉइंट पे जाते हैं। किसी को कुछ पॉइंट है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है पहले पॉइंट से। बाकी आप लोग ट्राइबल वेलफेयर के लिए एक फ्रेज लिख सकते हैं, नोशन ऑफ ट्राइबल वेलफेयर नीड्स टू चेंज फ्रॉम आदिवासी टू मूल निवासी। ये आप फ्रेज यूज कर सकते हैं। देखिए, इस लेक्चर के थ्रू हम लोग आपको एक स्केलेटन दे रहे हैं, एक लाइन ऑफ थॉट दे रहे हैं। आप अब जाइएगा, अब आपको पता है कैसे पढ़ना है, टॉपिक को कैसे एड्रेस करना है, तो आप खुद से भी खोजिएगा और भी नोट्स पढ़िएगा, और इस नोट्स में जो भी चीजें और चाहिएगा आप ऐड कीजिएगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिएगा कि जो भी रवि सर ने कीवर्ड्स बताए हैं। अगर कीवर्ड्स रहेंगे आंसर में तभी नंबर मिलेंगे। आंसर किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे सोशल जस्टिस हो, गवर्नेंस हो, उसी सब्जेक्ट का आंसर लगना चाहिए। तब लगेगा जब आप उस सब्जेक्ट के स्पेसिफिक कीवर्ड्स को डालेंगे, एग्जाम्पल को कोट करेंगे। तो अब इसको याद करना, इसको बिल्ड करना आपका काम है। इसको जब हम पीवाईक्यू वाला सेशन शुरू करेंगे उससे पहले तक आपकी ये चीजें हो जानी चाहिए, ताकि पीवाईक्यू डिस्कशन में और अच्छे से वैल्यू ऐड हो पाए और आप और अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए, और साथ में साथ आपका पूरा इंडियन सोसाइटी एक बार के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, फिर सेकंड सेकंड जो टॉपिक है सिलेबस का, उसको हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सेकंड टॉपिक थोड़ा छोटा ही है। इसमें लिखा हुआ है कि रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन प्लस फैमिली। ये उसमें सिलेबस में डायरेक्टली लिखा है, पर हमने अपने अलग से लिख रखा है क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत आ रहे हैं। और फिर मैरिज। ये जो 3 टॉपिक हैं, ये टॉपिक्स 3 टॉपिक सेकंड जो लाइन ऑफ सिलेबस जो है हमारा यूपीएससी के द्वारा दिया हुआ, उसको ये बनाता है। तो इसमें देखिए, जो रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बिल्कुल बहुत ही स्टैटिक है। और ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, उसको आप रटना ही है कि कैसे कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसे वो लोग हेल्प किए, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में कैसे हेल्प किए, उसके आगे कैसे इकोनॉमिक जो एम्पावरमेंट में उसमें कैसे हेल्प किए। तो इस तरीके से ये स्टैटिक है, और हम इसको नोट्स दे देंगे। इसमें आपको समझाने बताने के लिए कुछ खास नहीं है, आप इसको याद कर सकते हैं मेनली। बाकी ये फैमिली और मैरिज है, इससे क्वेश्चन ये बहुत कम आते हैं, इससे इसलिए छोड़ने का बहुत रीजन ये भी है कि लेस क्वेश्चन है इसमें बहुत। इससे डायरेक्टली पूछे हुए कि एसोसिएशन के बारे में ऐसे ऐसे बताइए। बाकी 2 साल 3 साल पे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए हम लोग नोट्स आपको किसी का रेफर करने के लिए बोल देंगे। बाकी ये जो मेन टॉपिक है इसका, फैमिली और मैरिज, इसको ध्यान देने से पहले एक बार जब वुमेन की बात यहाँ आई गई है, तो एक बार वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन में देख लेते हैं कि वुमेन रिलेटेड आखिर इशू है ही क्या। हर एक बार हर एक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन वुमेन से रिलेटेड आता ही है। तो लेट्स सी, हम लोग एसोसिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी वुमेन से रिलेटेड कुछ इशू वगैरह जान लेते हैं, फिर फैमिली और मैरिज के चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वुमेन जो है, वुमेन के बारे में, इश्यूज के बारे में बात करने के लिए 3 लाइन है ना, आप ये हमेशा यूज कर सकते हैं यार, ये बहुत बढ़िया लिखे हुए हैं। कभी भी कोई भी इशू हो,
कुछ भी इशू हो तो उसमें लिख सकते हैं कि वुमेन सफर फ्रॉम वोम टू टॉम। वोम क्या है? बर्थ से पहले वाली बात है। टॉम क्या है? डेथ की बात है। मतलब जीवन के शुरू होने से लेकर जीवन के अंत होने तक ये हमेशा कोई भी समस्या होगी आपकी, बीट नेग्लेक्ट हो या फिर बीट इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन हो, हर एक चीज के लिए आप ये जेनरिक वर्ड है फ्रॉम ओम टू टॉम हमेशा यूज कर सकते हैं। फिर एक कल भी मैंने थिंकर का नाम लिया था, ललिता सरकार। इन्होंने क्या बोला कि लाइफ ऑफ ए वुमन इज ऑलवेज इन एंजाइटी। मतलब क्या होगा कि लाइफ के हर एक स्टेज पे है ना वो एंजाइटी में रहे। कैसे? चाइल्ड चाइल्ड में होगी जो, या फिर ओम में होगी तो क्या होगा कि कहीं यार टर्मिनेट ना कर दें, ये कहीं हमारा फेटिसाइड ना हो जाए कर दें। फिर चाइल्ड हो जाता है, जो गर्ल चाइल्ड हो जाती है तो नेग्लेक्ट होने हो जाने से वो माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, इस वजह से मर ना जाए। फिर थोड़ी सी एडल्टहुड में आती है वो लड़की, तो रेप का डर रहता है। फिर पढ़ाई का डर रहता है कि पढ़ाई पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, शादी किस तरीके से होगी, एक ये है। फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे के लिए डर में रहती है कि बच्चे को पाले कैसे, बच्चों के लिए डिपेंडेंट है किसी पे, तो एक तरीके से एंजाइटी ही तो है। फिर अगर बुढ़ापे में जाते हैं जब, तो उसमें उनके हस्बैंड की मोस्टली विडो होती हैं औरतें, तो उनमें वो अलग एंजाइटी होती है कि सोसाइटी अलग तरीके से ह्यूमिलेट करते हैं आपको। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड आप एक वुमेन की लाइफ दिख रहे होंगे कि ऑलवेज इन एंजाइटी लाइफ जी रहे हैं वो लोग। तो ये लाइन है, यहाँ पे कहीं भी यूज कर सकते हैं कि जेनरिक लाइन थी, बढ़िया थी। और एक ये तो यार मेरा फेवरेट लाइन है, ये मैं तो जहाँ भी ऐसे हो या फिर जीएस हो चाहे कहीं भी मेरे लिखना होता है तो वो लिखता हूँ मैं कि वुमेन सफर फ्रॉम द वेरी डिजीज ऑफ बीइंग अ वुमेन। ये वुमेन होना ही एक बीमारी है, ये यही इसको सता रही है। ये लाइन बहुत ही हैवी है, लगता है कि बहुत हैवी है, आपको अच्छे लगे तो आप भी अपने पेपर में जहां भी जरूरत पड़े वहां लिख सकते हैं कि वुमेन को कोई और चीजों की जरूरत नहीं है, वो वुमेन है इसलिए वो बड़ी बात है। वही वो एक उनके लिए समस्या है। क्यों? क्योंकि पैसे देने की बात है, घर में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात होगी तो औरतें भाई घर संभालें, पढ़ाई की बात होगी तो लड़कों पे पैसे दो क्योंकि इन पे खर्च करो, लड़कियां तो पराया धन है। तो इस तरीके से क्या है ना कि औरत होना ही एक तरीके से एक कमजोरी है। तो ये एक लाइन थी। ये 3 लाइन में से आप इनको याद कर लीजिए, और ये कहीं भी जेनरिक लाइन है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि उस इशू रिलेटेड टू वुमेन है क्या क्या। पहले तो क्या है कि पैट्रियार्कल जो है, पैट्रियार्की जो है ना कि पैट्रियार्की तो आपको बांध के रखती है, पहले तो आपकी को डिवैल्यू करती है। पैट्रियार्की कैसे? अलग अलग लाइफ के जो स्पेयर्स हैं वुमेन को उसमें डिग्रेड करती है ना, एक तरीके से उनको वो स्तर नहीं देती, वो स्टेज पे नहीं लेके आती है जो दे रियली डिजर्व। पैट्रियार्कल नॉर्म्स क्या करती हैं कि उनको एक स्टेज नीचे या फिर उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करती है। तो ये तो पैट्रियार्की हो गई कि इससे एक समस्या है। ये क्या है ना, पैट्रियार्कल बार्गेन, ये क्या एक वर्ड है, ये कांडी होती करके एक थिंकर है, कांडी होती, टर्किश थिंकर है। उन्होंने ये टर्म को इजाद किया था। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक औरत होती है, एक औरत जब वो बहू थी तब उसने देखा कि ये समस्याएं थी मेरे साथ, लेकिन जब वही औरत जब सास बनती है ना तो वो सेम प्रताड़ना अपनी बहू के साथ करती है। क्यों? क्योंकि वो प्रताड़ित करने से ना उस औरत की घर में इज्जत बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो एक पैट्रियार्कल नॉर्म में वो एक ऊपर स्टेज पे जा चुकी है, और वो जो प्रॉब्लम उसने खुद सहा था वो खुद अपने बहू पे डालती है। तो एक तरीके से क्या बोलते हैं कि वुमेन ही है ना परपिचुएट कर रहे हैं उस बीमारी को, उस जो समस्या को है। आज जैसे एक लड़की, एक औरत थी, वो जब बहू थी तो मान लो उसको बेटे नहीं हो रहे थे, उसने सेम समस्या झेली, सोसाइटी कितना हेमिलेट किया उसने। पर जब औरत खुद सास बन जाती है तो वो फिर वापस वो क्या बोलते हैं, बहू की मीटिंग में या बहू को जलाने में हेल्प, कैसे वो पार्टिसिपेंट बन जाती है कि वो बच्चा नहीं हो रहा उसको या फिर बेटा नहीं हो रहा। तो यही एक वर्ड था पार्टिकुलर पैट्रियार्कल बार्गेन, कि वो पैट्रियार्कल नॉर्म्स में या पैट्रियार्कल सोच में इज्जत पाने के लिए औरतें भी पैट्रियार्कल सोच रखती हैं या पैट्रियार्कल वैल्यूज को परपेचुएट करती हैं, तो इसी को पैट्रियार्कल बार्गेन बोलते हैं। कीवर्ड है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, और ये बढ़िया कीवर्ड है। दूसरा क्या है, एक बोलते हैं ना कि लड़की क्या है, पराया धन है, इसमें क्यों खर्च करना, इसका तो दहेज देना होगा, इसको तो क्या पढ़ाना। तो इसके चलते क्या होता है, इनके एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, फिर या फिर ये प्रॉपर्टी हो, इन सब में इनको जो जो क्या बोलते हैं सेकंड, मतलब लोअर ग्रेड में इनको रखा जाता है, इनको हमेशा एक तरीके से नेग्लेक्ट किया जाता है। एक ये भी समस्या है। फिर क्या है ना, स्क्यूड जॉब पार्टिसिपेशन की, जो जॉब में आपने देखा होगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR जो है अपना, कितना बुरा है इनका औरतों के लिए। और इसका एक एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है
कि स्टेम में जो है, स्टेम बोलते हैं ना, साइंस एंड टेक वाला, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स वाला, इसमें क्या है ना 43% ग्रेजुएट्स हैं। बट ये स्टेम जो जॉब्स हैं उसमें कितनी है, बस 14%। तो ये गई कहाँ? 29% जो ग्रेजुएट हुए थे वो गई कहाँ? क्यों? क्योंकि उनको अलग अलग तरीके से उनको पैट्रियार्कल नॉर्म्स या फिर किसी चीजों ने उनको उस नौकरी करने से रोका, जिसके चलते उनका स्क्यूड पार्टिसिपेशन हुआ या फिर पार्टिसिपेट नहीं की उस जॉब में। फिर प्राइवेट पैट्रियार्की थोड़ा समझिएगा, ये मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। प्राइवेट पैट्रियार्की ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पब्लिक पैट्रियार्की। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट पैट्रियार्की क्या थी? जो औरतों का शोषण या फिर औरतों का जो भेदभाव जो घर में होता था, अब वो पब्लिक में होने लगा। पब्लिक में कहाँ? ऑफिस में। वही कहाँ? पॉलिटिक्स में। वही कहाँ? इकोनॉमी में। बाहर कैसे? जैसे घर में है तो ठीक है, लड़कियों को एक लाइन यूज किया जाता है कि गर्ल्स या वुमेन ईट द लिस्ट एंड दैट टू एट द लास्ट। घर में क्या है ना, सबसे कम खाएंगी, और सबसे बाद में जो बचा कुछ है उसमें से जो मिलना से मिलना। अब ठीक है, ये चीजें बहुत सुधर गई हैं, लेकिन अभी भी जो गांव देहात है या फिर जो पीछे जिनको थोड़ा सा आइडिया होगा ये जानते होंगे कि औरतें कभी भी खाना जब भी बनता है घर में तो पहले मर्दों को परोसा जाता है, फिर उसके बाद औरतें खाती हैं, और बचा हो कम हो ज्यादा हो किसी को फर्क नहीं है, जो बचा हो वो खा लो। तो एक ये लाइन है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो प्राइवेट पैट्रियार्की थी, जो घर में उनके साथ शोषण हो रहा था, वो क्या ना, जब पब्लिक स्फीयर में, जब वो वर्क प्लेस में चला जाए, कैसे? LFPR कम हो, इनका स्टेम जैसा आपने ऊपर देखा ही है, स्टेम में जॉब्स में इनका कम हो, या पॉलिटिक्स में इनका पार्टिसिपेशन कम हो, तो ये सब पब्लिक पे तो जा रहा है ना। पब्लिक जो आपके घर से बाहर थे, जो आपके प्राइवेट से बाहर थी, लेकिन फिर वहां पे भी उनके साथ कुछ चल रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन। इसमें एक सिल्विया बाल्बी, ये थोड़ी सी एक फेमिनिस्ट का नाम आप यूज कर सकते हैं हमेशा ही। एक सिल्विया बाल्बी थी, इनको तो थिंकर के रूप में हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं सोशोलॉजी में, बट सोसाइटी में आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत फेमस है, और इनके बहुत सारे आर्टिकल भी बीच बीच में आते रहते हैं। और हैरेसमेंट और वर्क प्लेस, एक जो स्क्यूड जॉब पार्टिसिपेशन का है ना, ये बहुत ही इंटरलिंक्ड है कि जो औरतें सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करती है ना वर्क प्लेस पे, दे आर डिसुएडेड फ्रॉम बीइंग पार्टिसिपेंट इन द जॉब, क्योंकि वो उनका जब वर्क प्लेस ही सेफ नहीं रहेगा तो औरतें जाएंगी नहीं ना, या फिर आपकी फैमिली उसको नहीं अलाउ करेगी कि अरे वहां मत जाओ, वहां पे तो ऐसे ऐसे है, वहां पे जॉब करना सेफ नहीं है। तो ऐसे क्या ना, अपॉर्चुनिटीज औरतों के लिए कम होती हैं और उनका पार्टिसिपेशन कम गिरता है। वेज गैप, औरतें काम कर भी रही है ना, तो उनका वेज क्या है ना, कम है। और ये वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है कि 33% ही, 1/3 ही सैलरी मिलती है उनको, जो मर्दों को मिलता है उसके बस 33% ही मिलता है औरतों को। फिर एक टाइम पॉवर्टी, कल हमने याद किया होगा, बताया था हमने कि केयर वर्क क्या हुआ कि बच्चों का सोशलाइजेशन हुआ, या फिर बूढ़े लोगों का देखभाल करना है। तीन सब चीजों में ना औरतों का टाइम स्पेंड क्या है, 299 मिनट्स पर डे है। मैन 97 मिनट्स। ये देखिए इंटू 3 टाइम्स का अंतर है। जब ये औरतें जब दिन का 6 घंटा, 5 घंटा जब केयर वर्क में निकालेंगे, तो ऑब्वियसली टाइम पॉवर्टी होगा ना, उनके नॉर्मल जो वर्क प्लेस में जाके काम करने के लिए समय कम ही तो होगा। तो ये वर्ड आप लोग याद किया कीजिए कि टाइम पॉवर्टी या पब्लिक पैट्रियार्की, प्राइवेट पैट्रियार्की, थोड़े से वर्ड फेंकने से ना थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब एग्जाम में है ना आपको, पराया धन, ये सब चीजें आपको मतलब अपीलिंग लगती है। जो सामने वाला पढ़ेगा ना तो उसको लगेगा कि ठीक है, चीजें तो बता रहा है लेकिन इसको अच्छे वर्ड के साथ भी पिरो रहा है। और इसमें एक केस का भी डाल सकते थे। कीर्ति वर्ष ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी केस था, इसमें ही ये चीज कोर्ट ने बोला था कि कैसे 299 मिनट्स पर डे अनपेड वर्क, दैट टू अनपेड केयर वर्क औरतें कर रही हैं, और मेन स्पेंड ओनली 97 मिनट्स। फिर क्या है, अगला क्या है, देवी दासी डाइकोटोमी है। वीना दास जो है, ये थोड़ी फेमस है, इसलिए आपको नाम इनका याद रह जाए तो ठीक है, वरना आपको ये पता होना चाहिए कि देवी दासी डाइकोटोमी होता क्या है। घर में क्या बोलते हैं ना, कि घर में जैसे अभी जैसे दुर्गा पूजा बीता है, घर को क्या करेंगे कि औरतों की लड़कियों की पूजा करेंगे। बस सेम घर में कल होके क्या होगा कि जब खाना गड़बड़ बनेगा या फिर कुछ गलत होगी तो औरतों को सताया भी जाएगा, औरतों की पिटाई भी होगी, वाइफ बैटरिंग होगी। तो कहीं ना कहीं वो दासी तो है कि आपने कोई गलती कर दी तो आपकी पिटाई भी हम करेंगे, लेकिन हम सुबह सुबह आपकी पूजा भी कर रहे हैं। तो देवी दासी डाइकोटोमी है, ये औरतों को बहुत परेशान कर रहा है कि एक स्तर पे तो जैसे कि मान लीजिए हम देवी की पूजा करते हैं कि दुर्गा माता है, बट सबरीमाला में हम औरतों को नहीं जाने दे रहे हैं, वहां जाने नहीं दे रहे वहां पे। तो एक तरीके से ये भी है ना, एक समस्या है कि एक तरीके से हम देवी भी मानते हैं उनको, और सेम टाइम उनको दासी की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो ये कि उनके साथ समस्या आती है। एक प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का जो नोशन है ना,
ये बहुत बड़ी चीज है। और ये सबरीमाला जो केस था ना, ये इसी के अराउंड था कि जो औरतें प्यूबर्टी एज में होती हैं वो दे आर कंसिडर्ड नॉट प्योर या फिर इम्प्योर, वो उनको कंसिडर किया जाता है, दे शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर पर्टिकुलर टेम्पल। इस तरीके से था। तो यार, जिस देवता की पूजा कर रहे हो आप, उसी देवता के मंदिर में आप औरतों को नहीं जाने दे रहे हो। तो ये ऊपर वाला ही है, लगभग लगभग सिमिलर ही है लगभग। बस ऊपर देवीदासी थोड़ा सा अथॉरिटी के रूप में आ गया, यहाँ प्योरिटी पॉल्यूशन के रूप में आ गया। तो औरतों क्या बोलते हैं कि मेंस्ट्रुएटिंग जो वुमेन है उनको किचन में मत जाने दो, टेम्पल में मत जाने दो, खाना वही बनाए, जो खा रहा है उनको भी वही बनाए। मतलब बनाए इन द सेंस कि उनको जन्म भी तो औरतों ने ही दिया है ना, खाना भी वही बना रही है, जो खा रहा है वो भी बना, वो भी इनका जन्मा ही हुआ है। लेकिन जब ये प्यूबर्टी में हो तो वहां उनके साथ बैठे नहीं। तो एक तरीके से प्योरिटी पॉल्यूशन का जो नोशन उनके साथ डाल रखा है ना, ये यही रीजन है जो आज ऑनर किलिंग जो होता है ना। एक ये चीज चलिए यहाँ पे नहीं लिखा था, लेकिन ऑनर ऑनर किलिंग्स बता देता हूँ। ये इसको बोला जाता है कि घर का ओनर जो है ना, घर का ओनर ओनर जो है वो औरतों से अटैच किया हुआ है। कि घर की औरतें अगर किसी लड़के के साथ भागती हैं या फिर अपनी मर्जी से शादी करती हैं या फिर घर के अगेंस्ट चाहे करती हैं, तो घर का ओनर उन्होंने कम किया। क्यों? क्योंकि ऑनर उनके साथ अटैच किया जाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है? ऑनर किलिंग होती है। तो ये है। इसमें उमा चक्रवर्ती नाम याद रह सकता है तो ठीक है, वरना ये चीज तो आपको एग्जाम्पल तो लिखना ही है, सबरीमाला केस के बारे में लिखना है। फिर एक लिखना होता है मदरहुड पेनल्टी। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा वर्ड है। आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो औरतों के जैसे हमारे करियर प्रोग्रेशन का एज क्या होता है? 21 to 30। ये सेम ईयर ही तो होता है मेन बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के लिए, सबसे हाईली प्रोडक्टिव ईयर माना जाता है, मतलब मदरहुड के लिए। तो एक तरीके से मदर जो हो जाए, जो मदर हो जाए तो आज उनको ही तो कितने चले मान लीजिए, आज इतने सारे मैटरनिटी रूल्स आ गए, लेकिन हर जगह ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है? या फिर जो प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे काम कर रही हैं या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं मदरहुड पेनल्टी तो है कि उनको जॉब लॉस होता है, या फिर उनके साइकोलॉजिकल, फिजिकल, या फिर मौकरी, या फिर उनकी नौकरी नहीं देना ही। कई सारी कंपनियां तो रिजेक्ट कर देती हैं कि यार ये बच्चे भी करेंगे, इनको अच्छी पोस्ट पे मत ले जाओ, वरना ये तो अच्छी अच्छी छुट्टी लेंगे ये लोग, तो ये काम होगा कैसे? तो ये इनका मदरहुड पेनल्टी है कि मदरहुड, बिकॉज दे एम्ब्रेस मदरहुड, दे आर सेक्रीफाइसिंग, दे हैड टू सेक्रीफाइस कैरियर प्रोग्रेशन। तो एक ये भी इशू है इनके साथ। और पोस्ट पार्टम रिकवरी विथ हेल्थ रिजुविनेशन। जो बच्चे जो होते हैं आजकल, आपने देखा ही होगा कि मैक्सिमम तो सर्जरी के थ्रू ही हो रहे हैं। तो उसमें क्या है ना कि रिकवरी पीरियड भी बहुत लंबा चौड़ा है, 2 महीने 3 महीने। तो दैट क्रिएट्स मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, और उसके चलते क्या है ना कि लाइफ का भी रिस्क होता है कई बार। और उसके अलावा क्या है कि मैरिटल रेप्स हो रही हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो रही हैं। ये सब चीजें भी है ना, एक तरीके से उनकी हेल्थ को या फिर उनकी डिग्निटी को एक तरीके से बहुत हार्म कर रहा है, और कहीं ना कहीं वुमेन की जो इन्फेरिटी को उसको परपेचुएट कर रहा है। फिर अगला क्या? ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। आज जो फिल्मों में कबीर सिंह है, एनिमल है, या फिर जो भी आइटम सॉन्ग देख रहे हैं आप लोग, इसमें क्या दिखाया जाता है कि वुमेन की बॉडी जो है वो हम कंट्रोल कर रहे हैं, लड़के कंट्रोल कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर क्रिमिनल कंट्रोल कर रहे हैं, या हीरो कंट्रोल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिफिकेशन ही तो है वुमेन है। आखिर इफ सी इज मेड फ्रॉम द सेम फ्लेश, व्हाई टू ऑब्जेक्टिफाई हर? व्हाई व्हाई कुडंट सी गेट द सेम रेस्पेक्ट एज अ हीरो और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? उसको ऑब्जेक्टिफिकेशन करने की क्या जरूरत है? उसको डांस में ये जो आज जितने फूहड़ गाने निकलते हैं या फिर जो भी आइटम सॉन्ग निकलते हैं, उसमें कैसे कैसे स्टेप आपने देखा हुआ है। तो कहने का ऑब्जेक्टिफिकेशन और एज ए क्या आइटम ऑफ प्लेजर, एज ए आइटम ऑफ, मतलब इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है कि ये प्लेजर का सोर्स है हमारे लिए। तो ये चीजें हैं, और इन सब से क्या होता है? सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन होता है। तो ये कॉजेज जो इश्यूज है ना, ये थोड़े से मैंने 10-12 पॉइंट मैंने बता दिए हैं इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन। भाई कुछ और पॉइंट किसी को ऐड करना है तो बताए, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे कीवर्ड्स रवि सर ने बताए हैं। देखो, वुमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो इंडियन सोसाइटी का हो चाहे वो सोशल जस्टिस का हो, अगर आपके पास तीन चीजें तो बहुत अच्छे से एड्रेस हो सकता है। एक तो कीवर्ड्स, जितने कीवर्ड सर ने बताए हैं बहुत सफिशियंट है। एक दो, पीरियड पॉवर्टी हो गया, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, सन मेटा प्रेफरेंस हो गया, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, सरपंच पति, हक त्याग। तो ये सब कीवर्ड जितने सर ने बताए हैं। एक और रही बात डेटा की, कीवर्ड के बाद चाहिए डेटा। अब वो डेटा चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल हो, लिटरेसी का हो, वायलेंस का हो, एनसीआरबी वगैरह का डेटा, जो भी इकोनॉमिक डेटा, मतलब ये सब सोशल जस्टिस में पूरा डेटा आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो दो चीज ये हो गई। तीसरी चीज वे फॉरवर्ड और स्कीम्स, जो आगे सर बताएंगे भी। तो ये तीन चीज अगर आपके पास हो तो वुमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो डेटा वाला पार्ट सोशल जस्टिस में अपन बहुत अच्छे से डील कर लेंगे। बाकी कीवर्ड वाला पार्ट और ये जो सर इसका सोसाइटल एस्पेक्ट बता रहे हैं,
विमेन वाले टॉपिक में, तो ये सब आप ढंग से नोट कर लीजिए। इससे ज्यादा किसी कंटेंट की जरूरत नहीं है। एक और चीज है, डेटा है ना क्या, कि डेटा अब हम लोग अगले मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो कई सारे डेटा अभी बता दिया ना, तो शायद अपडेट हो जाए तब तक। तो मैंने इसलिए उसको स्कोप रखा है कि जब भी हम लोग कुछ अपडेटेड डेटा कुछ भी हाँ मिलता है ऐसा, तो हम लोग बाद नहीं में ऐड सर, कर यहाँ लेंगे। पे सोसाइटी में बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हाँ सोशल जस्टिस जब पढ़ेंगे तो एक साथ वहीं पे सारा डेटा पढ़ लेंगे, चाहे हाँ वो हाँ पीवीटीजीज हाँ का हो, ट्राइबल्स का हो, वुमेन का हो, चिल्ड्रन का हो, ओल्ड एज का, डिजेबल्ड का, सबका पढ़ लेंगे। ठीक है। ठीक है, चलिए इसके आगे है कि एक है ना, जेंडर से रिलेटेड जो वुमेन से रिलेटेड जो इशू आते हैं ना, उसमें एक तरीके से एक इशू का बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि उनके साथ एक स्टीरियोटाइप जुड़ा हुआ है। कैसे? एक पहले स्टीरियोटाइप क्या है कि यार वो केयरिंग होती है और नर्चरिंग होती है। एक केयरिंग और नर्चरिंग जो आखिर बच्चों का देखभाल है, अब बूढ़े लोगों का देखभाल है, यार हम क्यों नहीं कर सकते? मर्द क्यों नहीं कर सकते? या फिर कोई और क्यों नहीं कर सकता? केवल औरतें ही क्यों करें? तो कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइप ही है, जिसके चलते अभी हमने पढ़ा था ना, टाइम पॉवर्टी। टाइम पॉवर्टी होता है। फिर जो डिवीजन ऑफ लेबर जो है, इसमें डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर है, तो इसमें बहुत बड़ा पार्ट औरतों को देना पड़ता है। बहुत बड़ा पार्ट ऑफ डे देयर, मतलब जो दिन का समय होता है वो इस डोमेस्टिक लेबर में देना होता है। और एक और चीज क्या है कि केयर वर्क की कोई वैल्यू भी नहीं है। जो केयर वर्क जो है, इकोनॉमी की बातें हो तो रही हैं भले ही, लेकिन अब तक उसका मोनेटाइजेशन कुछ थोड़ी हुआ है। तो एक तरीके से ये बड़ा ही, मतलब, अंडर वैल्यूड एंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड। ये दोनों चीजें हैं कि एक तो पहले केयर वर्क को अंडर वैल्यू किया जाता है और अनरिकॉग्नाइज भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक स्टीरियोटाइप है, इसके चलते। अगला स्टीरियोटाइप क्या है? इनके पास सॉफ्ट स्किल है। कैसे? ये भाई रिसेप्शनिस्ट की तरह काम कर सकती हैं, एयर होस्टेस के लिए काम कर सकती हैं, ईटे से ये सब। चलिए एयर होस्टेस की तो फिर भी अच्छी सैलरी होती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट हुआ, नर्स हुआ, तो ये सब यार पिंक कॉलर जॉब्स, इनमें जरूरी थोड़ी है यही करें। और इसी का तो रिजल्ट, इसी में तो चेंज है आज की। एयर होस्टेस में आप मेल भी देख रहे हैं, या फिर मेल नर्स भी देख रहे हैं, रिसेप्शन पे भी मेल देख रहे हैं, तो स्टीरियोटाइप कहीं कम ही तो हुआ। ये मैंने ऐसे ही एग्जांपल इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में आया था कि क्या स्टीरियोटाइप्स हैं जिसके चलते औरतों का पोजीशन पीछे जा रहा है। तो ये मैंने बस ऐसे ही एक ऐड कर दिया है। बाकी इसका अलग से दिखाने की कोई खास जरूरत थी नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, इसको बता देते हैं आपको। फिर अगला क्या है, एक बोला इमोशनल है ज्यादा, रेशनल कम है। ज्यादा इमोशनल है, रेशनल कम है। अब ये जब किसी के बारे में स्टीरियोटाइप बना लिया जाएगा, तो कोई भी कंपनी अपने बड़े डिसीजन मेकिंग के लिए उनको लेके आएगी। जब भी रेशनल डिसीजन के लिए चाहिए करना पड़ेगा कंपनी में, तो तब ये औरतों को नहीं लेके आती है, सोचती है क्या कि इमोशनल है ये लोग रेशनल कम है। तो इससे क्या होता है, ग्लास सीलिंग। ये वर्ड बहुत याद रखिएगा, ग्लास सीलिंग, ग्लास क्लिफ और स्टिकी फ्लोर। ये सीधा सा मतलब ये है, ग्लास सीलिंग का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक कंपनी में 10 पोजीशंस है। एक मान लीजिए एक एसोसिएट है, सीनियर एसोसिएट है, एक मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, और एक सीईओ है। ये औरतों का है ना, एक सीनियर मैनेजर चाहे मैनेजर से ऊपर जाने नहीं देंगे। क्यों? वही वाला चीज कि रेशनल कम है भैया, इनको छोटे मोटे डिसीजन लेने दो, इनको बड़े डिसीजन मत लेने दो। एक ये है। फिर ग्लास क्लिफ क्या होता है, ये उसके अलग चीज है। ग्लास क्लिफ क्या होता है कि जब भी कोई कोई भी प्रोजेक्ट फेल होने वाला हो, कोई भी प्रोजेक्ट लगे कि ये पास होने वाला नहीं है, फेलियर उसमें हाई चांसेस हो, उसमें औरतों को उसमें हाई हाई पोजीशन दे दो। और जब भी कुछ गड़बड़ हो तो बोल दो कि अरे ये तो औरत थी, उसने डिसीजन लिया इसलिए गड़बड़ हो गया होगा। तो ये ग्लास क्लिप। और स्टिकी फ्लोर क्या होता है कि कैरियर प्रोग्रेशन का जो उसके पास स्कोप होता है, जो स्पीड होती है, ये सॉरी, ये तो गला खराब हो रहा है। जो ये जो कैरियर प्रोग्रेशन का जो उनका पाथ होता है, वो बड़ा स्लो होता है, क्योंकि स्टिकी फ्लोर बोला जाता है कि उनके जो, जैसे एक ही पोस्ट से आपको अगले पोस्ट में जाने के जो मेन को 2 साल लग रहे हो, इनको हो सकता है वो 4 साल लगे, 5 साल लगे। तो जो स्पीड होती है कैरियर प्रोग्रेशन की, वो कम होती है। नॉर्मल सी बात है। स्टिकी फ्लोर का मतलब क्या है, कोई चीज ऐसी चीज है जो पैर को चिपका के रख रही है, जो आप तेजी से नहीं पढ़ सकते। एक ये है। और एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि ओनली 4% वुमेन आर सीईओ, डिलाइट का एक रिपोर्ट था। 11% बोर्ड मेंबर्स हैं बस वुमेन, ये आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्या है, वुमेन आर वीक, पैसिव एंड डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंसी वाला हमने ऊपर पढ़ा था ना एंजाइटी के लिए, कि डिपेंडेंट अलग अलग स्टेज में होती हैं, तो इसलिए एंजाइटी भी होती है। तो अब ये डिपेंडेंस का तो है कि वाले से अगेंस्ट वुमेन। आजकल औरतों को क्या बोलते हैं कि मर जाना बट वापस मत आना ससुराल से, मतलब ऐसा बोलते हैं कि मायके औरतों के लिए एक आपने लापता लेडीज देखा होगा आपने, एक ऐसे औरत, डिपेंडेंसी उस कितने स्तर की थी कि उसको पति का केवल जूता ही दिखता था, ना तो उसको गांव का नाम पता था, ना पति का नाम ले सकते थे। और वायलेंस हो तो क्या बोले हो, मतलब वो वायलेंस हो तो क्या बोले कि देखिए वो दूसरा था ना कि जिसने जला भी दिया था अपने वाइफ को,
उसकी बात इतनी थी, हवा ही रह गई थी। तो एक एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं लापता लेडीज वाला ना। कभी कभी देखिए ये सब थोड़ा सा स्पाइसेस ही हैं एक तरीके से, कहीं कहीं आप एग्जांपल लिख सकते हैं, सब फिल्मों का भी कुछ कुछ यूज कर सकते हैं आप लोग। बाकी एनसीआरबी डेटा तो हर जगह है ही, ये सब लिख दीजिए एनसीआरबी का डेटा 2024 में क्या है। तो एक ये था कि स्टीरियोटाइपिंग, ये नहीं भी बहुत लिखा जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसे बता दिया ताकि एक आइडिया रहे कि कुछ प्रॉब्लम्स जो परपेचुएट हो रही है सोसाइटी में उसके रीजंस क्या हैं। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, या देखो यार ये हमेशा ही एवर इंक्रीजिंग है और एवर अपडेटिंग है, ये हमेशा अपडेट होंगी और इंक्रीज होती रहेंगी। इसको आपको समय के साथ, आपको करंट अफेयर के साथ है ना जोड़ते रहना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विज्ञान ज्योति, गति स्कीम, वेस्ट स्कीम, बायो केयर, ये सीए 106 था ना, जो 1/5 1/3 वुमेन को रिजर्वेशन लेके आया। फिर परमानेंट कमीशन इन आर्म्ड फोर्सेस, बबीता पुनिया के साथ केस का नाम आप डाल सकते हैं, आर्टिकल का नाम दे सकते हैं आप लोग, ये पॉश एक्ट का नाम लिख सकते हैं भाई करंट अफेयर में। तो इसमें यार, इसमें मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, ये आप करंट अफेयर से टोटली जोड़ना है, और ये जो नॉर्मल जो है सो है। ठीक है। अब वुमेन से रिलेटेड कुछ और इशू है आपको, किसी कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक हो तो किसी के। हेलो। आप लोग अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं तो फिजिबल है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप चाहें तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्मेट में। हाँ, 23 पार्टिसिपेंट से पूछ सकते हैं आप, मतलब एंटरटेन कर लीजिएगा, अगर आपके लॉजिकल या वैलिड रहे तो आपको पूछा जा सकता है। बाकी अभी डाउट नहीं है तो चलिए अगले पॉइंट पे जाते हैं इसके। जो मैंने बोला था ना कि वुमेन के रिलेटेड ये एसोसिएशन वाला हम लोग नोट्स दे देंगे, आपको याद करना है। बट ये चीज़ें है ना, फैमिली और मैरिज, ये सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हर बार ये क्वेश्चन आता है कि फैमिली या मैरिज में क्या नए इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, या फिर क्या नए चेंजेस हैं, या फिर क्या पुरानी चीज़ों से चेंज हो रहा है, इसको जानना एक जरूरी है। और ये हमारे दिन का लास्ट पॉइंट होगा, इसके साथ हम लोग सेशन खत्म करेंगे, और दो सिलेबस का 2 पॉइंट आज खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले फैमिली का तो चलिए डेफिनेशन सबको पता ही होता है, लेकिन मैरिज का डेफिनेशन एक आजकल बड़ा डायनेमिक सा हो गया है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, सोलोगामी, ट्रांस मैरिजेज हो रहे हैं, सेम सेक्स मैरिजेज हो रहे हैं, अलग अलग टाइप का। तो एक ये इसका इंट्रो है, आप तो इसको याद कर सके तो याद कर सके, क्या याद ही करना चाहिए कि कल्चरली रिकॉग्नाइज्ड हो बिटवीन स्पाउसेज, ये जेंडर की बात नहीं हो रही है, बिटवीन डिफरेंट जेंडर या फिर बिटवीन डिफरेंट सेक्सेस, सब कुछ बात नहीं हो रही है। यूनियन और ये सैंक्शन हो, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सैंक्शन मतलब क्या है कि आप यू कैन एस्टैब्लिश अ फैमिली एंड यू कैन हैव किड्स। यूनियन क्या है, दो लोग मिल रहे हैं। ठीक है। एक ये है, एक डेफिनेशन है, आप ये लाइन यूज कर सकते हैं कहीं भी आगे, याद करके इसको रख लीजिएगा। ठीक है। अब मैं देखूंगा क्या कि फैमिली और मैरिज में है ना, इमर्जेंट फॉर्म जो है ये अलग अलग नहीं पढ़ते, हम लोग साथ ही देखते हैं, क्योंकि सिमिलर है। मतलब मैरिज से फैमिली बनती है, फैमिली से मैरिज, फैमिली कब बनती है, मैरिज होता है तो। इसलिए दोनों में जो चेंजेस है ना, इमर्जेंट फॉर्म्स हैं, एक साथ ही लिख रखा है हमने। इसको देखते हैं, इसी के हमारे पास ज्यादा पॉइंट्स हैं, और मतलब 20-22 पॉइंट्स हैं, इसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है। सबसे पहला क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, लेकिन एक्सटेंडेड टाइज, ये मैंने कल बोला था ना, मनी ऑर्डर इकोनॉमी चल रही है, मनी ऑर्डर जॉइंटनेस जो हमारी है, तो कैसे मतलब हुआ इसका कि हम न्यूक्लियर फैमिली तो जा रहे हैं, लेकिन वी आर फंक्शनली ज्वाइंट ऑल्दो स्ट्रक्चरली न्यूक्लियर। स्ट्रक्चरली न्यूक्लियर मतलब क्या होगा कि ये घर होगा, 4-5 घर मान लो आप, जिस एक पिताजी थे, उनके 4 बेटे थे, ये सब अलग अलग बट गए, सब अलग अलग रह रहे हैं, बट ये सब कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा इनका, भले पैसे भेजते हो या फिर माता पिता से मिलने जाते हो, तो जो भी हो, एक तरीके से एक स्ट्रक्चरली न्यूक्लियर है बट फंक्शनली ज्वाइंट है थ्रू एक्सटेंडेड टाइज। ठीक है। एक ये नया ट्रेंड है आजकल की सोसाइटी में। अगर कोई बोले ना कि केवल हम ज्वाइंट है क्या, केवल न्यूक्लियर है क्या, तो नहीं, हम लोग बीच का मिक्स है, और हम लोग न्यूक्लियर तो है बट फंक्शनली ज्वाइंट भी है, एक ये नया ट्रेंड है। ठीक है। फिर सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड, ये सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड ना, ये बड़ा आजकल ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि डिवोर्स है ना आजकल बहुत कॉमन हो गया है, और डिवोर्स इज नो लॉन्गर अ टैबू। ठीक है। जो डिवोर्स पहले तो था ना कि डिवोर्स इज कंसिडर कि मतलब कोई पाप हो गया है, कि डिवोर्स आज तक, जैसे लापता लेडी जिस मूवी की बात कर रहा था मैं, उसमें बोला था ना कि डिवोर्स आज तक हमारे घर में किसी का नहीं हुआ, या किसी के खिलाफ केस नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं टैबू था ना ये चीज, कि डिवोर्स आज तक किसी का हुआ ही नहीं है। तो लेकिन आज क्या हो रहा है कि डिवोर्स हो रहा है, तो जब डिवोर्स होगा, दो लोग हैं, डिवोर्स होगा तो दोनों अलग अलग होंगे ना, तो सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड होते हैं। ठीक है। और ये डिवोर्स के लिए एक लाइन लिखी जाती है, एक थोड़ी सी फनी लाइन नहीं है, कल भी मैंने बताया था आपको, कि जो शादी के लिए बोला जाता था ना कि फॉर एवर लव,
कि शादी हो गई तो मतलब फॉर एवर लव। अब वो बदल चुका है, लव टिल फर्दर नोटिस। जो फॉर एवर लव था ना, कि ये 7 जन्मों का साथ हम जो हुए, सती तक भी देखा था हमने। सती क्या था, इसी का तो एक एग्जाम्पल था ना। फॉर एवर लव का एग्जाम्पल क्या हुआ, सती। कि हम इस जन्म के अगले जन्म भी 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। अब वो क्या हो गया, लव टिल फर्दर नोटिस, भैया जब तक कॉम्पेटिबिलिटी होगी तब तक ठीक है, नहीं हुआ तो आप अलग हम अलग, चलो कोर्ट में। और ये डिवोर्स हो जाता है। फिर अगला क्या है, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड। पहले क्या था ना, अभी हमने सीखा तो था ऊपर की पैट्रियार्कल, सब कुछ पैट्रियार्की पहले डोमिनेट करती थी, लेकिन अब क्या है, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड। क्यों? रीजंस कई सारे हो सकते हैं। एक तो पहले सिंगल मदरहुड हो जाए उनका, सिंगल मदर हो, या फिर मेल माइग्रेट कर जाए। ये चीज अब बदली है ना, ये चीज नहीं है ना, कि फीमेल किसी हाउस होल्ड को हेड कर रही है। ये तो नया है। पहले तो क्या था कि सब पैट्रियार्की, सब डिसीजन मेकिंग करेंगे, वही उसके हेड करेंगे, लेकिन अब ये चीज बदली है थोड़ी सी। फिर क्या था, लिव इन रिलेशनशिप कोहैबिटेशन। इसको हमने क्या दे दिया, इसको अलग अलग तरीके से केस लॉ के थ्रू इसको लीगल रिकग्निशन मिल गया है। पहले क्या था कि अभी बोला जाता है ना कि लिव इन रिलेशनशिप तो यार एक तरीके से पाप ही बोलते हैं आज तक। आज तक पाप ही बोलते थे कि शादी से पहले, मतलब वो बोलते थे ना कि वैल्यू फॉर वर्जिनिटी वाला सीन था, कि वैल्यू फॉर, वी भी बोलते थे कि वैल्यू फॉर वर्जिनिटी। कि पहले क्या था कि एक से ही शादी करो, इससे इससे सेक्सुअल संबंध बनाओ, इसी साथ रहो। लेकिन आज क्या है कि कॉम्पेटिबिलिटी पहले चेक कर लो, लिव इन रह के देख लो कि ठीक बैठ रहा है कि नहीं। बैठ रहा है तो ठीक है, वरना फिर अलग अलग जाओ, अपने अपने इंडिपेंडेंस हो आप। तो को हैबिटेट करेंगे विदाउट लीगल या सैंक्शन। जो सैंक्शन था ना मैरिज में, हमने क्या लिखा था, सैंक्शन वाला। यह सैंक्शन नहीं होगा आपको, मतलब थ्रू रिचुअल, रिचुअल सैंक्शन नहीं होगा। बाकी आप रहिए एक साथ, जब आपको कॉम्पेनियनशिप टाइप लग रहा है, जब भी आपकी कंपेटेबिलिटी बैठ रही है जब तक बैठिए, वरना नहीं लग रहा है तो अपना अपना सेपरेशन ले लीजिए। फिर क्या, डुअल कैरियर फैमिली, ये एक अलग है, ये दोनों अलग पॉइंट है। डुअल कैरियर फैमिली, फैमिलीज का मतलब क्या हुआ कि पहले क्या होता है कि एक बोलते थे कि मेल आर ब्रेड अर्नर्स, ब्रेड विनर्स, मेल आर ब्रेड विनर्स। आज वो चीजें थोड़ी हैं। आज मेल आर ब्रेड विनर्स वाली सीन थोड़ी है, औरतें घर संभालेंगी, अब मेल ब्रेड विनर्स करेंगे, ऐसा थोड़ी था। आज क्या है, दोनों कमाएंगे, दोनों खाएंगे, और दोनों घर की इनकम को सपोर्ट करेंगे, तो हमारा प्रोस्पेरिटी का लेवल, स्तर बढ़ेगा। आज देख रहे हैं ना, अब घर में चाहते हैं ना लोग कि लड़की जो है वो भी कमाती हो, लड़का जो है वो भी कमाता रहे, इस तरीके से देख रहे हैं लोग। एक ये नया ट्रेंड चला है। फिर एक डिंग फैमिली जो होता है कि डबल इनकम नो किड्स, जहां तक हम लोग बात करते हैं कि दोनों पति पत्नी कमा रहे हैं, सब कमाएंगे लेकिन चाहेंगे किड्स नहीं हो, भाई हमारे पास समय नहीं है इतना कि हम बच्चे ही पाल सके। और न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं हमारी, घर से हमारा कनेक्शन कम हो रखा है, तो हम लोग बच्चे पालेंगे कैसे, सोशलाइजेशन उनका होगा कैसे। तो कई सारे लोग, नॉट स्टिल इंडिया में इतना प्रिवलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी डिंग फैमिलीज वाला, जैसे अभी एग्जाम्पल है ना अपना वरुण ग्रोवर है, कॉमेडियन है वो, जो जिन्होंने डिसीजन लिया कि हम दोनों कमाएंगे बट बच्चे हम नहीं करना चाहते हैं। या आपने देखा होगा, यूट्यूब पे कभी देखा होगा इनका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए दे दिया, अब एग्जाम में कोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। फिर अगला क्या है, कंजुगल सिमेट्रिकल फैमिली। ये बहुत ही बढ़िया कीवर्ड है, अच्छा वर्ड है। कंजुगल सिमेट्रिकल मतलब क्या है कि पहले क्या था, घर में डिवीजन ऑफ लेबर होगा ना, तो सेक्सुअलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि खेतों में काम कौन करेगा, घर में पोछा बर्तन कौन करेगा, बाहर जाके बैलगाड़ी कौन चलाएगा, बाहर मशीनों के साथ कौन काम करेगा, और घर में बुनाई, ये सब कौन करेगा, बुनाई, खाना बनाने, सब चीजें कौन करेगा। तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर था। डिवीजन ऑफ लेबर वो मतलब काम बांटना है सेम, लेकिन उसी के साथ उसको जोड़ दिया किससे, सेक्सुअलिटी से, कि ये सेक्स पार्टिकुलर वर्क करेगा, ये सेक्स पार्टिकुलर वर्क करेगा। अब क्या है, सिमेट्री आ गई है भैया। कोई भी काम किसी के लिए बटा नहीं है, हर चीज के लिए। इनफैक्ट जो अभी था ना, क्या बोलते हैं, जो अपना प्रोटेस्ट था, बबीता पुनिया केस जो हमने वो पढ़ा ना, परमानेंट कमीशन के लिए, एक यही था तो था कि सिमेट्री नहीं थी, परमानेंट कमीशन औरतों के लिए नहीं था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टिल किया और हो गया सिमेट्री वहां पे भी। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्फेयर में, दोनों स्फेयर, जो जो डिफरेंशिएशन था उसको कम किया जा रहा है, और ये दोनों सिमेट्री की तरफ जा रहे हैं। फिर इंटर कास्ट और इंटर फेथ मैरिजेस, ये जो था ना, मैरिज का भी हम लोग साथ ही पढ़ रहे हैं। तो मैरिज में पहले क्या था कि सेम गोत्र है, गोत्रक जो गमी एंड कास्ट एंडोगमी, ये ट्रेंड था। बट ये चीजें अब कोई देख रहा है?
आजकल तो देख रहा है कि नॉर्मल नौकरी लग रही है, एक साथ रहने को तैयार है, कंपेटिबिलिटी बढ़िया है, शादी करो। तो इससे क्या हो रहा है, इंटरकास्ट मैरिजेस जो 5% हो चुके हैं, और इंटरफेथ मैरिजेस 2.6%, इंटरफेथ भी हो रहा है, जो कि बड़ा ऑनर किलिंग और ये सब चीज़ों को इनवाइट करता था पहले। आजकल इसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। फिर नियो लोकेलिटी, पहले क्या होता है ना कि मैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात होती है ना, कि या तो हम घर के पिता की तरफ से जनरेशन बढ़ेगी, या फिर माता की तरफ से जनरेशन बढ़ेगी। लेकिन अब क्या, न्यू लोकेलिटी, माता है कहीं पे, माता मतलब लड़की के पेरेंट्स कहीं और है, लड़के के पेरेंट्स कहीं और है, और ये लोग कहीं और जाके थर्ड जगह पे रहते हैं। और ये न्यू लोकेलिटी मतलब किसी का अपना वो नया लोकेशन, जो नया लोकेशन होने वाला है, वो किसी का नेटिव नहीं है, वो नई जगह पे जाके वो रहना चाह रहे हैं। तो ये कि हाउस या फिर फैमिली में एक नया ट्रेंड है। फिर डिक्लाइन इन अथॉरिटी ऑफ कर्ता, ये कर्ता क्या है, पैट्रियार्क। पहले कहते थे ना कि बाबूजी की डिसीजंस, बाबूजी मानेंगे कि नहीं, बाबूजी से पैसे कौन मांगे। तो क्या था, पैट्रियार्क था, कर्ता मानते थे, जो घर में सबसे बड़ा एज में जो बड़े मतलब होते थे मर्द, वो कर्ता की तरह एक माना जाता था उनको। तो उनकी अथॉरिटी में कम हो रहा है ना, कैसे, डिसीजन मेकिंग में आजकल उनको पूछा कितना, मतलब मान लीजिए शादी का डिसीजन है, बच्चों से पूछा जाता है कि भाई तुम ठीक हो कि नहीं, पैट्रियार्क का अथॉरिटी कम ही तो हुआ। जो जॉब चॉइसेस हैं, जो अभी हमने पढ़ा कि सिमेट्री हो रही है, कंजुगल सिमेट्री हो रही है सेक्सुअल डिवीजन लेबर में। पहले पैट्रियार्कल होता तो क्या होता कि औरतें घर में काम करें, मर्द बाहर काम करें, लेकिन आज क्या, वो सिमेट्री हो रही है, दोनों एक साथ ही आ रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, एक ही जगह काम करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी ऑफ कर्ता कम तो हो रही है ना। अगला क्या हुआ, इंक्रीज रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, और ये आपको मतलब याद रखना चाहिए। एक्सटर्नल एजेंसी क्या होती है, कि जैसे पहले क्या था ना, जैसे मान लीजिए आप शादी की बात हुई, तो शादी के लिए क्या, पहले क्या होता था कि घर के जो पैट्रियार्क, जो कर्ता की बात हो रही है, पैट्रियार्क का वो डिसीजन नहीं है कि हाँ शादी करो, ऐसे ऐसे लड़का ठीक है, ये हमारे जानने वाला है, शादी कर लो, हो गया। आज क्या है, नहीं तुम्हारी मनी सुन रहे हैं हम लोग, मैट्रीमोनी.com, ये और वो भी अलग अलग कास्ट वाइज भी हैं, अलग अलग मैट्रीमोनी.com पे हो जाएंगे, अपने अपने मैचेस ढंग की चूज करेंगे, और उसके साथ शादी करेंगे। फिर क्या है, क्रेच है। पहले सोशलाइजेशन क्या होता था कि ओल्ड एज होम है, कि और बोलते हैं ना कि छोटे बच्चों के लिए जो केयर वर्क जो था, केयर वर्क की बात जो हो रही थी, केयर वर्क, यही तो इस वुमेन को फंसा रहा था ना, घर में ज्यादा देर काम देने को, काम उनका लग रहा था, ज्यादा समय लग रहा था। आज उसके अल्टरनेटिव्स आ गए हैं, बच्चों को पालना है क्रेच में डालो, ओल्ड एज को नहीं संभाल पा रहे ओल्ड एज में डालो। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सिक्योरिटी, पहले क्या था कि फैमिली सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी, आज सिक्योरिटी कहाँ चली गई, स्टेट के पास चली गई है, सिक्योरिटी सेफ्टी एजेंसीज के पास चली गई, कुछ ऐसे ऐसी चीजें आ गई है ना। तो रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी इन फैमिली और मैरिज दोनों जगह बढ़ गया है। फिर फंक्शनल अल्टरनेटिव्स आ गए हैं, जैसे ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ फैमिली, वही मैं बोल रहा था, सोशलाइजेशन। पहले क्या होता था, माता पिता चाहे बच्चों को दे देंगे नाना नानी के पास, दादा दादी के पास, वो कहानियां सुन सुन के बच्चे बड़े हो रहे हैं। आज क्या है, आईपैड किड्स, है ना, आईपैड किड्स हो रहे हैं, इनको क्रेच भेजा जाता है, प्ले स्कूल भेजा जाता है। ये सब क्या है, ये सब अल्टरनेटिव भी तो है। पहले जो फैमिली, जो एक्सटेंडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली का फायदा है तो ये था ना कि सोशलाइजेशन अच्छा होगा, बूढ़े लोगों का ध्यान रखा जाएगा, ये सब का अल्टरनेटिव भी तो आ गए हैं ये सब चीजें। तो ये कि ये पॉइंट हो गया। चेंज इन इंटरेक्शन विद इन द फैमिली, हाँ, एक ये भी बड़ा ये नया है और एक अच्छा है। कि पहले डिसीजन किसके चलते होता था, पैट्रियार्क जो डिसीजन लेंगे वो सबको मान्य होगा, पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था। लेकिन आजकल क्या है, जो इंटरेक्शन जो हो रहा है विद इन फैमिली, औरतों का भी इक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है उस डिसीजन मेकिंग में। और नया चीज ये है कि बच्चों के भी डिसीजन लिया जा रहा है, जैसे घर में पर्दे कौन से कलर के आएंगे, घर में जैसे मान लो बल्ब कौन से कलर का लगेगा, या फिर गेट पे कौन सी रंगोली बनेगी, कुछ कुछ डिसीजन बच्चे भी तो ले रहे हैं ना। तो औरतें भी डिसीजन ले रही हैं कि इकोनॉमिक, जैसे इकोनॉमिक होता था ना कि इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, पहले मानते थे कि ये सब बड़ा डिसीजन है, इमोशनल डिसीजन, ये सब औरतें नहीं कर पाएंगी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, औरतें भी इक्वली, मतलब इक्वल फुट पे डिसीजन मेकिंग कर रही हैं, बच्चों का उसमें रोल आ रहा है। तो एक ये है कि इंटरेक्शन फैमिली बदल रहा है। फिर एक वो था कि मैरिज, ये मैरिज के रिगार्डिंग है, कि मैरिज पहले क्या था कि धर्म है ये, आपकी शादी में ये बोलते थे ना कि गृहस्थ जीवन में जाना एक आपका एक धर्म है। लेकिन आज क्या है, वो भैया धर्म वर्म कुछ नहीं है, कंपेनियनशिप है, हमें चाहिए एक दोस्त, हमें चाहिए एक मित्र, जिसके साथ हम अपने जीवन की सुख दुख और ये सब चीजें बांट सके, मिल सके, जिससे मैं मिलूं तो अच्छा लगे, rather देन कि वो एक में से ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन है इसलिए फॉलो करें, ऐसा अब नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा कंपेनियन रहे, कोई हमारा ओनर ना बन जाए, पति परमेश्वर वाला ना आए, हमें आए मित्र आए, ऐसे करके ये चीजें तो ये बदली हैं चीजें। मैरिज में पहले जो था ना कि धर्म था कि आप उस की सैंक्टिटी को मेंटेन करिए, आप
दूसरा, डिवोर्स मत करिए, सब चीज़ें मत करिए। लेकिन आज क्या है, कंपेनियनशिप लोग चाहते हैं, और जब तक कंपेनियनशिप तब तक रहते हैं साथ, वरना फिर डिवोर्स हो जाता है। फिर पॉलीगैमी टू पॉलीएंड्री, पहले था ना 100 100 राजाओं के कितने सारे पत्नियां हो रही हैं, राजाओं की कितनी 100 100 पत्नियां हो रही हैं, क्या क्या हो रहे हैं। या फिर अब वो क्या हो गया, अब लीगली प्रोहिबिटेड है। अब मोनोगोमी गैमी हैज बिकम अ यूनिवर्सल आइडिया। एक आपको ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर ये जो जिया जेटली कमेटी थी, इन्होंने क्या बोला, एज ऑफ मैरिज क्या बोला, 21 साल कर दो। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, प्री पोस्ट प्यूबर्टी जो एजेस थे ना, वो कहीं ना कहीं वो थे, लाइफ चांसेस को औरतों को कम करते थे। जिसके चलते इसको बोला कि 21 साल करो, ताकि इनके हेल्थ से रिलेटेड भी अच्छा रहेगा, और इनकी करियर अपॉर्चुनिटीज या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी इनके पास बढ़िया रहेंगी। एक ये है। और ये मैरिज जो है, पहले जो सैक्रेड वैल्यूज मानी जाती थी, वो कंट्रेक्चुअल हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट ही तो है कि आज आप तोड़ने को तैयार हैं। तोड़ने को तैयार क्यों हैं? तोड़ने को तैयार इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं, वरना इसको अगर सेक्रेट, अगर इसको बहुत सेक्रेट मानते हैं आप, तो नहीं तोड़ते ना इसको। तो एक तरीके से आप इसे कॉन्ट्रेक्चुअल बना रखा है। जो शादी एक हमारे लिए बहुत सेक्रेट सी होती थी, 7 जन्मों का साथ, सती होती थी जिसके चलते। लेकिन आज क्या है, सीरियल मोनोगमी। एक छोड़ो, दूसरे शादी करो, दूसरे को छोड़ो, तीसरे शादी करो, ये चल तो रहा है ना। एक कहीं ना कहीं सेक्रेट वैल्यू तो शादी की कमी तो हो रही है। यही यही सेम चीज लाइन लिखो कि स्ट्रेट मोनोगमी टू सीरियल मोनोगमी। इसमें अंतर क्या है? स्ट्रेट मोनोगमी मतलब ये होता है कि एक ही से शादी करेंगे, एक बार शादी करेंगे। सीरियल क्या होगा, एक टाइम में एक ही मैरिज रहेगा मेरा, लेकिन ये मैरिज टूटेगा तो दूसरा फिर मैरिज कर सकता हूँ। मैरिज रीमैरिज, मैरिज रीमैरिज। मतलब जैसे एंजेलिना जोली का है ना, कि एक शादी करी, फिर उसने उससे डिवोर्स हुआ, दूसरी शादी करी, फिर डिवोर्स हुआ, तीसरी शादी करी, ऐसे करके। तो ये सीरियल मोनोगमी है। और स्ट्रेट था कि एक ही शादी करेंगे, एक ही शादी करेंगे। ठीक है। और सेम सेक्स मैरिजेस और सोलोगमी, ये तो नया चीज आपने सुना होगा। वहां पे था अहमदाबाद, एक लड़की ने खुद से शादी करी है। एक ही सेम सेक्स मैरिज, नवतेज सिंह जौहर वगैरह, ये सब केस ने लीगलाइज करी दिया। तो ये सब चीज़ों के साथ हम लोग, ये मैरिज और फैमिली के इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, ये खत्म होते हैं। कुछ आपके अलग पॉइंट है कुछ तो बताइए। बाकी हम लोग शुरू के 2 पॉइंट खत्म कर चुके हैं, और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि जो 3 पॉइंट 4 पॉइंट और बचते हैं, वो कंप्लीट करके आपको थोड़ा सा एक अच्छा कंटेंट दे दें। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ एडिशन करना है तो एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एंड किया था, ठीक है। किसी को पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। अभी फैमिली और मैरिज पढ़ाया सर ने। फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी का सबसे बेसिक फॉर्मिंग यूनिट जो है वो फैमिली है। एंड फैमिली मैरिज से फॉर्म होती है, इसीलिए सर ने बताया अभी कि दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे फैमिली का इंस्टीट्यूशन जो है चेंज हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है, ये इसके बहुत सारे पॉइंट्स हमने समझाए। बेसिक्स आपको पता ही होगा फैमिली का डेफिनेशन। जॉइंट फैमिली इज सोशल ग्रुप consisting of people united by ties of marriages, blood and adoption extends to 2 or more generations। ये डेफिनेशन होता है ज्वाइंट फैमिली का। ज्वाइंट फैमिली के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कॉमन रेजिडेंस होता है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, जैसे कि दादाजी जो कहेंगे घर में वही होगा। पेट्रीलिनियलिटी होती है, पेट्री लोकल होता है। एज और सेक्स मेन ऑर्डरिंग प्रिंसिपल होता है हायरार्की में। जैसे कोई छोटा है तो उसकी बात कम सुनी जाएगी, कोई बड़ा है तो उसकी बात ज्यादा सुनी जाएगी, मर्द है तो ज्यादा सुनी जाएगी, औरत है तो कम सुनी जाएगी। ये कुछ फीचर्स हैं ज्वाइंट फैमिली के। हालांकि ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे 2011 का सेंसस भी कहता है कि एवरेज साइज ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया हैज डिक्रीज एंड नंबर ऑफ हाउस होल्ड हैव इंक्रीज। इसका मतलब कि न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, सिंपल टर्म्स में। फिर फैमिली के कई टाइप्स हो सकते हैं। मैरिज के बेसिस पे होते हैं, पॉलीगामस मोनोगामस फैमिली हो सकती है। रेजिडेंस के टाइप पे पैट्री लोकल फैमिली, मैट्री लोकल फैमिली, नियो लोकल अभी सर ने बताया। और अभी बाई लोकल हो रहा है, मतलब हस्बैंड कहीं और है, वाइफ कहीं और है। तो एक ही हो सकता है। अथॉरिटी के हिसाब से पेट्रियार्कल होता था, कहीं कहीं मैट्रियार्कल होती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, कुछ स्टेट्स वगैरह में। तो एंसेस्ट्री और डिसेंट मेघालय के में आधार पर। है। हाँ, मेघालय में है। हम्म। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। अब फैमिली, ज्वाइंट फैमिली कैसे न्यूक्लियर फैमिली में आ रही है, क्या 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 फैक्टर्स है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। पहले क्या होता था, फैमिली को प्रोडक्शन यूनिट माना जाता था, क्योंकि खेती ही मेन सोर्स थी आय की। अब उसमें ये माना जाता था कि जितने ज्यादा हाथ उतने ज्यादा प्रोडक्शन। तो अधिक से अधिक लोग एक साथ रहना चाहते थे कि वो यूनिट अधिक प्रोड्यूस करेगी जितना ज्यादा लोग उस फैमिली में होंगे। अभी फैमिली हैज बिकम यूनिट ऑफ कंजम्पशन रादर देन बीइंग यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी कमाने वाला एक, खाने वाले उसके सारे डिपेंडेंट है। तो ये मान के चला जाता है कि यार फिर ऐसा है कि अगर कमाने वाला एक है तो उस पर नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कम से कम रखा जाए।
तो लोग कहते हैं कि यार ठीक है, तो अपने जो सबसे नियरेस्ट लोग हैं, अपने बीवी बच्चों को लेके कहीं अलग चलो, हम कमाएंगे और इतने सारे लोग को नहीं खिला पाएंगे। तो ये सब जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो रहा है, कंज्यूमरिज्म का कल्चर बढ़ रहा है, इन सब वजहों से फैमिली जो है न्यूक्लियर बन रही है। तो न्यूक्लियर फैमिली का कुछ डेटा वगैरह, तो ये सारे और बाकी बहुत सारे पॉइंट्स आपको आपको सर ने बताए कैसे इवॉल्व कर रहा है हमारा फैमिली का इंस्टीट्यूशन, मैरिज का इंस्टीट्यूशन। तो इसमें आप अपने भी पॉइंट्स ऐड कीजिएगा और इसके बाद खुद भी पढ़िएगा जो आपके पहले के नोट्स हो। अब आपके नोट्स बहुत लेंदी होंगे, लेकिन अब उनको कितने पॉइंट्स में कंप्रेस करना है इसका आइडिया आपको हो गया होगा। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड आस्क देयर क्वेश्चंस। एक और चीज है, कल हमने जैसे बात करी थी ना कि क्वेश्चन का पी जो नोट्स हो, अगर वो पीवाईक्यू को एड्रेस नहीं कर रहे हैं तो नोट्स बने ही नहीं। तो ये जो नोट्स जो आपको ये जो मैंने 8 पेज 9 पेज का बनाया है, जो शुरू के 2 टॉपिक, इससे अगर आप अब देखिएगा तो जो क्वेश्चन जो पीवाईक्यू आए हैं ना, तो हर एक में कुछ ना कुछ पॉइंट लिखने को अब आपको आ रहा होगा। तो एक तरीके से यही इसकी वैलिडिटी थी, जो यही इसका मतलब इम्पोर्टेंस था कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। आखिर डाइवर्सिटी के नाम पे बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, जैसे सुमित सर ने का बोला भी था कि एक स्पाइरल भर सकता है आपके लिए। लेकिन ये 8 पेज में हमने 2 टॉपिक खत्म कर दिया, अगले 10 12 पेज में और अगला टॉपिक भी खत्म कर दीजिएगा, 4 टॉपिक, 20 पेज में आपके पास एक अच्छा कंटेंट होगा। ऑल्दो दैट वोंट बी सुपर सफिशिएंट कि सब कुछ उससे आ जाए, उसमें कुछ एडिशन कर लीजिए ना, तो फिर भी 20 22 पेज में आपका पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो ये चीजें बात हुई थी। और आप थोड़ा सा कंसाइज करना नोट्स है ना, जैसे ये फैमिली का इमरजेंट फॉर्म है या मैरिज का अलग फॉर्म है, ये अलग अलग ही बताया जा सकता था, या फिर अलग अलग चीजें इसको अलग तरीके से बता के 4 पेज बढ़ाया जा सकता था। लेकिन आप अगर एक साथ पढ़िएगा ना, क्योंकि मैंने कैसे बोला कि मैरिज से फैमिली बन रही है, फैमिली है तभी मैरिज हो रहा है, तो इस तरीके से आप समझिएगा तो एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, इंटरलिंकिंग आप बढ़िया कर पाएंगे। और जब भी इंटर कनेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे तो आपके आंसर्स बढ़िया लगेंगे, आइसोलेटेड नहीं रहेंगे। तो ये था। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए आप लोग। बाकी ये नोट्स जो हैं इसको मैं अपलोड कर दूंगा, इसको सेव कर लिया हमने, इसको अपलोड कर लेंगे। अरे पूछो यार, आप लोगों को सेशन में इसीलिए लिया गया है कि सेशन इंटरेक्टिव रहे, कुछ आप लोग वैल्यू ऐड करो। और आपके पास अनम्यूट का भी ऑप्शन है, तो 2 3 मिनट हमारे पास है, आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके। टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो या फिर और भी कोई डाउट हो, ओवरऑल मेंस प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो मेरे पास है, रवि सर है, मैं हूँ, पूछ सकते हैं आप। हाँ यार, अभी आप लोग पूछिए, क्योंकि पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू वे कम्युनिकेशन, इसीलिए हम लोगों ने आप लोग को ये मौका दिया है कि आप लोग लाइव क्लासेस करिए। आप लोग बेझिझक होके पूछिए, और तभी इसका कोई मतलब है। अगर आपको कुछ सजेशन देना हो कि अगले सेशन कैसे होने चाहिए, नोट्स कैसे होने चाहिए, तो ये सब भी आप बता सकते हो। लाइक विल कीप इट ओपन, है ना, इसको टू वे रखेंगे, ओपन रखेंगे और फ्लेक्सिबल रखेंगे। गुड इवनिंग सर, एक क्वेश्चन था। हाँ। सर जैसे जो भी टॉपिक्स आज हो रहे हैं, 2 3 टॉपिक हुए, तो क्या अभी से ही मतलब एक 1 पेज नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे क्या, जो हमें मतलब फाइनल टाइम में काम आएंगे? ये आपके पास जो नोट्स हैं वो 1 पेजर ही है, इसमें बस आप कुछ एक्स्ट्रा आपको कहीं से मिल रहा है तो उसको ऐड करके इसी को फाइनल कर लीजिए। डुप्लीकेसी ऑफ वर्क क्यों करेंगे? इसको प्रिंट आउट कराइए, इसमें ऐड कर लीजिए। या फिर आपके पास जो पहले से कुछ नोट्स हो उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स तो भी निकाल के इसमें ऐड कर लीजिए, इससे पॉइंट्स निकाल के उसमें ऐड कर लीजिए। अभी से बनाइए, टाइम कहाँ है अब। और जो आपको पढ़ाया गया ना, आप इसको अब वापस से नोट्स से पढ़िएगा ना, तो ये जो अभी जो पॉइंटर फॉर्म में नोट्स थे मेरे, ये आपको साथ पढ़िएगा ना, अब अगली बार तो आपको समझ में आए कि हाँ यार एक्सप्लेटरी थे। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग जनाने बताने के लिए ही सेशन है कि हमने तो कीवर्ड वाइज बता दिया, लेकिन आपको अगर ऐसे ही दे देते ना पीडीएफ, शायद आपको पता नहीं चलता। तो एक एक्सप्लेनेशन के बाद आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और जो भी आपको चीज़ें कम समझ में आ रही हैं वो लिखिए, इसी का प्रिंट निकाल के इसके किनारे लिख लीजिए, वही 1 पेजर है। भाई कोई एक नया टॉपिक जैसे मैरिटल रेप रेप आता है कई बार, ये सब चीज़ें कुछ टॉपिक है ना, वो आपको कोई सब कुछ नहीं पढ़ा सकता कोई, वो आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर से इसमें जोड़ते रहना होगा। और इसी के आसपास जोड़िए, इसी के आसपास वो आंसर रहेंगे। मतलब ये मेन जो ये 1 पेजर नोट्स है ना, इसी के किनारे थोड़ा थोड़ा ब्लॉक बना बना के लिख लीजिए उस टॉपिक्स को, अलग से कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है बहुत। सर कैन आई गिव अ सजेशन? हाँ, यस प्लीज। सर जैसे आज हमने सोसाइटी के टॉपिक्स करे, तो उसमें आई फेल्ट कि काफी सारे टॉपिक, काफी सारी बातें इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी। जैसे कुछ वर्ड्स थे, कीवर्ड्स थे स्पेसिफिकली, जैसे ग्लास सीलिंग हो गया,
पेट्रियार्कल बार्गेन हो गया, कॉस्मोपॉलिटनिज्म हो गया। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनकी एक्सप्लेनेशन नीडेड थी, बट काफी सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इन चीजों को जल्दी से रश थ्रू करके, एंड अगर उस चीज पे फोकस कर पाए कि जैसे हमें कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म कैसे करना है, कैसे उसको जोड़ के पॉइंट्स जनरेट करना है। एंड बेसिकली अगर हम आंसर राइटिंग भी अगर कर पाए सेशन में, तो आई थिंक दैट कुड बी अ बेटर आइडिया। आंसर प्रैक्टिस का तो अपना अलग सेशन हो गया, सोसाइटी के सारे आंसर ब्रेनस्टॉर्म करके ही लिखेंगे। बाकी जो ये बात बोल रहे हैं कि कुछ चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो बाकी लोग भी सहमत है, क्योंकि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बाकी पार्टिसिपेंट का और यूट्यूब पे जो लोग देखेंगे उनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो हमको सबको कैटर करके चलना। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि बाकी सब लोग इस बात से सहमत है क्या, कि कुछ चीजें रस कर की जा सकती हैं, या फिर सब चीज को एक ऑप्टिमम लेवल पे एक्सप्लेन करते हुए चलना चाहिए। बाकी पार्टिसिपेंट्स वो बता दे तो बेटर आइडिया लगेगा। बाकी आपका सजेशन ठीक है, विल डिस्कस अराउंड दिस। बिल्कुल वैलिड सजेशन है आपका, लेकिन वही है कि टू कैटर द लार्जर गुड ना, लार्जर नंबर ऑफ पीपल, थोड़ा सा बताना पड़ता है थोड़ी सी चीजें, क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग, शायद आपने चलिए मेंस लिखा है तो शायद आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ा सा लोगों को चाहिए होगा समय। बाकी अगली बार ट्राई किया जाए, कुछ ऐसा लगे कि जो बहुत रिडंडेंट है उसको थोड़ा सा हटा लिया जाएगा, और क्या कर सकते हैं, यही बता सकते और हैं अभी। कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कि रवीश भाई जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, कई बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई चीज पहले से उतनी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन जिस ढंग से आपने एग्जाम्पल एग्जाम्पल देके समझाया, लापता लेडीज वाला या फिर सौरव गांगुली वाला, तो कई बार ये सब चीजें सुनने में ऐसा लग जाता है कि सिंपल ऐसा ग्लास सीलिंग है, पेट्रियार्कल बार्गेन है। लेकिन जब थोड़ा सा कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, खासतौर पे जब एक्सप्लेन करने वाला इतना अच्छा इंसान हो, तो कई बार वो बहुत हार्म नहीं करता है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। मेरे मेरे हिसाब से तो ठीक है, बाकी आप लोग जैसा भी आप लोग समझे। हाँ मतलब, और बार बार सुनने से भी आपको चीजें रिकॉल होंगी, चीजें याद होती जाएंगी। मेन ये है कि ये सब चीजें एग्जाम में आपके दिमाग में हो, कीवर्ड्स निकल के अचानक से आ जाए आपके आंसर में, तो ये बार बार आइटरेट करने से फीड होती जाती हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ सुन भाई, प्रशांत भाई। हाँ बोलिए। पौधों में स्टार्ट ही कर रहा हूँ सुमित भाई। बट मैं मतलब डायरेक्ट वैसे सोच रहा था कि एज इफ जो भी मतलब अभी नोट्स इन्होंने पढ़ाया, तो उस टाइप से ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे क्या, कि जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं उसमें जैसे डायरेक्टिव बेस्ड हो गए, जितने डायमेंशंस हो गए, तो पता है कि हाँ सोसाइटी में इतने क्वेश्चंस आए तो इतने डायमेंशंस हैं, इतने डायरेक्टिव्स हैं, तो जितने भी हमने नोट बनाए उसकी मैपिंग इस तरह से हो। क्योंकि मैं उस पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ कि जितने कम टाइम में लिखना है, तो वो चीज़ के लिए हेल्पफुल। क्या वैसे भी ब्रेन स्टॉर्मिंग हम करेंगे इस टाइप से, यही बोलना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका सर? प्रशांत का। ठीक है। ठीक है, इसका मैं तो आंसर हाँ देता ये हूँ। हम, एक हाँ जी सेकेंड जी। रुकिए। हाँ प्रशांत, देखिए आपने शायद लास्ट सेशन, शायद आपने आपने अटेंड किया था लास्ट सेशन। नहीं रवीश भाई, आपका वाला नहीं कह रहा हाँ। मैं। हाँ, तो वो लास्ट सुनिए। सेशन में क्या हुआ था ना, लास्ट ईयर हम लास्ट सेशन में हमने सब सभी टॉपिक वाइज हमने पीवाई को डिस्कस किया था कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके से उसको ब्रेक किया जा सकता है। तो लास्ट सेशन हमने किया था। बाकी हमारा शेड्यूल ये है कि पहले तो एक बार ब्रेक करना सिखाना है, फिर थोड़ा टॉपिक की नॉलेज दे देनी है, उसका जब पीवाई क्यू होगा ना, पीवाई का डिस्कशन होगा, उससे पहले आपको थोड़ा सा एक कोई टॉपर के नोट्स या फिर जो भी अच्छा लगे कि जो रिलेवेंट नोट्स है ना, वो आपको रेफर करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद लास्ट में आएंगे हम लोग, पीवाई क्वेश्चन वाइज देखेंगे, तो हमें पता चलेगा ना कि जैसे मैंने नोट्स की यूटिलिटी क्या है, या फिर नोट्स को कैसे यूटिलाइज करें आंसर में, जो आपका क्वेश्चन था ना, वो तब हो पाएगा जब पीवाई क्यू, जब लास्ट जो वो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है। बाकी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने इसको तोड़ना सिखा दिया था कि क्वेश्चन को आखिर कितने ब्लॉक में तोड़ना है, और क्या क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और किस क्वेश्चन को ज़्यादा, किस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को ज़्यादा वेटेज देना है। ये सब लास्ट सेशन में जो जो थे वो शायद बेहतर बता सकते हैं। बाकी आप लास्ट सेशन एक बार चाहिए तो आप देख सकते हैं वापस, वो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। हाँ मैं बाकी समझ गया, वो लास्ट सेशन मैंने देख लिया है। ठीक है, मैं समझ गया। बेसिकली वो मैपिंग के लिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि अभी हमने पढ़ा उसकी मैपिंग वही लास्ट सेशन थी, तो आपने आंसर हाँ, कर तो दिया ये जो था। ये नोट्स जो बने हैं ना, उसी के हिसाब से बने, जो टॉपिक आपको दिखाया ना मैंने, सिलेबस जो पहला लाइन जो लिखा है सिलेबस का, वो उसी हिसाब से मैपिंग के हिसाब से था। भाई क्वेश्चन जब करेंगे तो और बेहतर हो सकेगा, कोई टेंशन नहीं है उसके, क्वेश्चन पीवाई को सारे डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे, उसकी टेंशन ना लीजिए। जी बिल्कुल।
Okay, sir. So I guess we are done for the day. चलिए फिर आज के लिए बाय रहेगा। कल से आप लोग वापस से आइए और आज बाकी के टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। चलिए, ठीक है, गुड थैंक नाइट, यू गुड रवीश नाइट भाई। एवरीवन। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।